नमस्कार, मैं सोनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। मैं आपको बता दूं कि सदुल शहर के अंदर एक महा डिबेट पहली बार आयोजित की जा रही है। इसमें तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के सत्ता पक्ष के रूप में हमारे साथ विजय जी बिश्नोई हमारे साथ मौजूद है। इसके बाद कड़वासी से सरपंच है, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी है, जिला परिषद वर्तमान में जनप्रतिनिधि के रूप में परमेंद्र जी खिचड़ हमारे साथ मौजूद है। किसान नेता के रूप में हमारे साथ राजेंद्र जी जानी लालगढ़ से मौजूद है। किसान प्रगतिशील के बीकेयू के प्रदेश सचिव युवा मोर्चा के शिव प्रकाश जी सारण हमारे साथ मौजूद है। भाजपा नेता मुकेश गोदारा जी हमारे साथ मौजूद है। बद्री प्रसाद जी पूर्व पार्षद सदुल शहर हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी खिचड़ सदुल शहर से हमारे साथ, जिला परिषद सदस्य सुभाष जी भाकर हमारे साथ मौजूद है। ये तमाम चेहरे हमारे साथ मौजूद है। अब डिबेट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं सत्ता पक्ष के पास। विजय जी बताइए, वर्तमान में 4 साल से आपकी लगभग 4 साल 2 महीने का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। कितने कुछ विकास कार्य आपकी कांग्रेस सरकार ने कराए हैं जो घोषणा पत्र में आपने लिए थे? वर्तमान विधायक के कार्यकाल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो 4 साल पहले आप जनता के बीच में गए थे, किन मुद्दों को लेकर गए थे और कितने मुद्दे हैं, कितने विकास कार्य हैं जिनको आपने आज तक अमली जामा पहनाने का काम किया? सबसे पहले तो सुनी जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जो शुरुआत करी है लाइव डिबेट की, ताकि जनहित से जो भी मुद्दे हैं वो सोशल मीडिया पे लोग देख सकें। तो इस शुभ कार्य के लिए मैं आपके चैनल को आपको बधाई देता हूं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि अभी 4 साल हमारे पूरे हुए हैं, जिसमें से 1.5 या 2 साल का जो वक्त था वो कोरोना महामारी के चलते बिल्कुल लोग घरों में दुबके हुए थे। सरकार अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ और हम लोगों ने जिस स्पीडली काम किया, जो हम लोगों ने जो चुनाव में जो घोषणा की, जो वायदे किए, मेरे ख्याल से हम लोग 80% वायदे लगभग अब तक पूरे कर चुके हैं। और हमारे जो शेष जो वायदे रहे हैं वो लगभग अभी निर्माणाधीन है। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2023 से पहले पहले हम जो भी वायदे जनता के बीच लेकर गए थे वो सब हम पूर्ण करेंगे और हमारी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं रहेगा। परमेंद्र जी, 5 विकास कार्य जो बड़ी उपलब्धि आपके लिए बताइए। सर्वप्रथम तो सुनी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज हमें बुलाया और सर्वप्रथम सदुल शहर में आपने डिबेट का कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं आपके चैनल का आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब जो आपने मेरे से पूछा 5 कार्य, सर्वप्रथम सबसे बड़ा काम सदुल शहर में उप जिला अस्पताल जो 100 बेड का होने जा रहा है और जिसके लिए विधायक महोदय ने 30 करोड़ रुपए से अन्य कई बिल्डिंग बनवाने का मामला तैयार हो चुका है और जल्द ही उसे शुरुआत करवा दी जाएगी। दूसरी, आसपास के इलाके के लोगों के लिए एडीजे कोर्ट की स्थापना करवाना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तीसरी, सदुल शहर से लेकर पक्का सारना तक हमारे गांव के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर कोई स्टेट हाईवे नाम की बड़ी सड़क होगी, जो विधायक महोदय ने करवाई, जो लगभग पूरी हो चुकी है। 14-15 किलोमीटर का थोड़ा एरिया रहा है, वो फरवरी मार्च तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हमारे युवाओं के लिए गद्दरखेड़ा में ITI कॉलेज की स्थापना, जो हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है, जिसकी क्लासें शुरू हो चुकी है और वो गंगानगर में लग रही है और वो जल्दी मुख्यमंत्री जी उसकी शुरुआत करेंगे और वो बिल्डिंग बनने लग रही है। उसके बाद में हिंदूमल कोर्ट से लेकर गंगानगर तक एक सड़क, जो उस इलाके के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और हिंदूमल कोर्ट में महिला महाविद्यालय एक बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह मैं गिनाऊं तो विधायक महोदय ने, जब मैं बात करूं कि उस टाइम भागीरथ गंगा लेकर आए थे, उसी तरह हमारे विधायक महोदय ने किसानों के लिए गंगा लाने का काम, 200 करोड़ से खाड़ों बनवाने का जो काम है वो हमारे इलाके में बहुत बड़ा काम है। मैं उसके लिए विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम कराया। चलिए आपको ले चलते हैं। बीजेपी के हमारे साथ बद्री प्रसाद जी है। बद्री विशाल जी। बद्री विशाल जी बड़े बड़े वादे की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के खाड़े की बात कर रहे हैं, ये हकीकत है? 200 करोड़ रुपए का ऐसे है जी। समय के अनुसार विकास कार्य होते हैं जी। भाजपा के राज में इतने विकास हुए जी। पानी की कोई कमी नहीं रही। जब गुरजंट सिंह जी मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे, तब यहाँ लोग कहते थे भी अब तो नहर बंद कर दो जी। और विकास कार्य इतने हुए, उसका मैं एक ही वानगी दूंगा कि सदुल शहर के अंदर कोई कॉलेज नाम की चीज नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बच्चियां बिल्कुल भी बिचारी पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि लड़के तो
पढ़ सकते हैं, बाहर जाके पढ़ सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। और गुरजंट सिंह जी से मुख्यमंत्री ने, वसुंधरा ने कहा भी आपको क्या मांग चाहिए, आपको कौन सा मंत्री बनाए। उन्होंने कहा मैडम मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे सादुल शहर में गर्ल्स कॉलेज खोलना है। सादुल शहर में गर्ल्स कॉलेज खुला, सादुल शहर के विकास की राह खुली। हर मामले में बीजेपी है वो आगे रही। जब जब विकास होते हैं, ठीक है, आज मैं ये नहीं कहता भी विधायक ने काम नहीं किए, विधायक हमारा पढ़ा लिखा है, LLB है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तो विकास कार्य को समझता है और उसको करना चाहिए, नैतिक अधिकार है उसका। जनता ने उसको जिताया, इसी बात के लिए जिताया था कि वो विकास कार्य करें। लेकिन ये नहीं हो सकता भी पहले विकास हुआ ही नहीं। सादुल शहर का विकास बहुत हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में, और आगे भी होगा। मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार आएगी और जो भी कोई काम रह गए हैं वो हो जाएगा। लेकिन आज भी मैं एक बात कहता हूं, सादुल शहर के अंदर नशे का कारोबार इतना हो गया है भी उसके लिए मुझे खुद को गलानी आती है। ये आज का नहीं है, मैं ये कह दूं भी हमारी सरकार में नहीं था, अब की सरकार में है, लेकिन ये था। लेकिन ये सादुल शहर अफीम की मंडी होती थी कभी, इसलिए इसके विकास में रोड़े आते हैं। मैं विधायक साहब से या उनके प्रतिनिधियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप इसको रोको। जो नौजवान पीढ़ी है उसका क्या होगा? अगर वो ऐसे ही करते रहे तो नौजवान पीढ़ी हमारी गर्त में पड़ जाएगी, विकास देखने वाला ही कोई नहीं होगा। 80% काम कर दिए हैं, जो वादे थे वो पूरे कर लिए हैं, कितनी सच्चाई मानते हैं आप? ऐसे साहब, जब वादे जब काम होंगे तो 80% और 100% का कोई मायने नहीं रखती है। आप ये नहीं कह सकते भी बीजेपी के राज में काम नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी के राज में काम नहीं हुए, कांग्रेस के राज में काम हुए। अरे कांग्रेस के पहले विधायक यहाँ बहुत रहते थे, चौधरी रामचंद्र जी भी यहाँ विधायक रहे, कृष्ण जी भी विधायक रहे, केसी बिश्नोई विधायक रहा, और कांग्रेस के कितने विधायक रहे, जब यहाँ हमेशा ही रहे हैं। बीजेपी के तो अभी गुरजंट सिंह जी विधायक रहे थे, तो फिर भी उन्होंने काम करवाए, और आगे जब मौका मिलेगा तो फिर काम कराएंगे बीजेपी वाले। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अब वर्तमान में भ्रष्टाचार है या नहीं है? भ्रष्टाचार तो खुला खेल हो रहा है। हर ऑफिस के अंदर, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आपके बगैर पैसे काम नहीं हो रहा है। पहले ये होता था कि कार्यकर्ता कोई भी बीजेपी का किसी भी दफ्तर में घुस जाता था तो मजाल है SDM, तहसीलदार या कोई और, ये यहाँ की बात नहीं है, ऑल ओवर राजस्थान की बात है। ऑल ओवर राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करो। मुकेश गोदारा जी हमारे साथ है, भाजपा नेता। क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी, जो वर्तमान में कांग्रेस के सत्ता पक्ष के हमारे साथ परमेंद्र जी, विजय जी ये बात कर रहे हैं कि 80% वादे हमने पूरे किए हैं, वर्तमान विधायक को विकास दूत की संज्ञा है वो दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक तो पुनिया जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने एक अच्छा डिबेट का कार्यक्रम जनता के समक्ष और इस सादुल शहर विधानसभा के और पूरे गंगानगर जिले के लिए आपने रखा, ये बड़ी बात है। और रही बात ये कि सत्ता पक्ष अपने वादों को पूरा करने की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो आगे जो चुनाव आएगा उसके अंदर जनता अपना जो मत देकर उसके ऊपर मोहर लगा देगी। वो विकास की बात जो है वो अगर ये आंकड़े बता रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता को देख रही है, जनता सब कुछ जानती है, पहचानती है सारी चीजें। मैं तो आपको एक विषय को और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा वर्तमान सरकार का, कि जो आज परीक्षाओं का जो विषय है, आप देख रहे होंगे कि ये जब रीट का मामला आया या कोई अन्य जो RPSC या दूसरे बोर्ड ने जो ये किए, हमारे क्षेत्र के अनेकों युवा जिन्होंने यहाँ परीक्षा देने जाते हैं और उनके परीक्षा के ऊपर अगर आपने देखा हो कि वो लोग बड़े मजदूर परिवार से, गरीब परिवारों से जाकर, और उनको जब पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया, उनका जो हजारों रुपया पैसा रहने का, ठहरने का, इसके अलावा जो हैरान परेशान होता है कृषक परिवार, वो एक बहुत नाजायज परेशान हो रही है। तो सरकार ने जो ये जो मुद्दा मतलब इसके अंदर फेलियर हुई है कि सरकार रोजगार देने के लिए, ये बात 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, परंतु आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, चाहे RPSC हो चाहे इनका जो अधीनस्थ बोर्ड है, उसके अंदर हमेशा सारी भर्तियां या तो वो संदिग्ध हुई हैं या उनके पेपर लीक हुए हैं। और इसके साथ साथ में बहुत से अधिकारी जो हैं और
बहुत से नेताओं इन पे आरोप लगे जो रोजाना मीडिया के अंदर हम लोग देखते हैं, परंतु उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर चंद लोगों के ऊपर ये कार्रवाई करके ये कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है और हमने वहां पे अंकुश लगा लिया, आपने ऐसे ऐसे लोगों को वहां आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्डों में बैठा दिया जो व्यक्ति वर्तमान के अंदर लायक नहीं थे, और अगर लायक हैं तो उन्होंने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करके ये कार्य किया है। बीजेपी के राज में भारतीय जनता पार्टी का पीछे राज था, क्या पेपर लीक पहले नहीं हुए? निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि पेपर लीक नहीं हो रहे, पर निश्चित रूप से परंतु उनके ऊपर जो कानून व्यवस्था के अंदर जो अंकुश लगाया गया, और निश्चित मानिए जो आज जो कड़ीवार जो लड़ीवार जो पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे पेपर लीक कभी भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हुए। हाँ, अगर किसी अपराधी ने अगर कोई कार्य किया तो उसको सजा देना हमारे, ये आप देखिए कि आपका स्वयं मुख्यमंत्री का जो दावेदार मानते हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो स्वयं कहते हैं कि इन पे आरोप लगाते हैं, और आरोप लगाकर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक ऐसे कैसे हुआ। जादूगर के ऊपर आरोप लगाते तो आप स्वयं मानिए कि भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही, आम जनता आरोप लगा रही, और उन्हीं के सत्ता के अंदर बैठे लोग वो ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुए हैं और इनकी सहमति से हुए हैं। तो सरकार का ये निश्चित रूप से इस बात से पीछे हटना कि केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर या अन्य राज्य के अंदर जो पेपर लीक हुए वो गलत बात है। इसके साथ साथ मैं आपका एक ध्यान आकर्षण और कराना चाहूंगा। हम लोग बॉर्डर एरिया के अंदर बैठे हैं, किसान यहाँ पे बैठे हैं। आप ये देखें कि पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर आप देखिए कि किसान परिवार जो है बहुत ज्यादा कम रेट के अंदर डीजल और पेट्रोल ले रहे हैं, और आप ये देखिए कि यहाँ की सरकार ने यहाँ किसानों के साथ बड़ा छलावा हो रहा है। यहाँ की सरकार के अंदर यहाँ देखना होगा आपको कि यहाँ कृषि प्रधान जिला है, और इस कृषि प्रधान जिले के अंदर अगर किसान को अगर उसके डीजल का रेट ज्यादा मिल रहा है तो भी वो बहुत परेशान हो रहा है। उसके अंदर मन के अंदर ठीक है कि उसको पंजाब से डीजल लाना पड़ रहा है। तो यहाँ के व्यापारियों के साथ भी वो धोखा कर रहे हैं और साथ ही साथ किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। राजेंद्र जी जानी और शिव प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। बताइए सर, सत्ता पक्ष के द्वारा 80% वादे पूरे कर लिए गए हैं ये कह रहे हैं, और इधर बद्री विशाल जी, मुकेश जी आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक के मामलों जैसे नशे के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पूनिया जी एपीपी लाइव टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने एक खुला मंच दिया है हमें जी। अब इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा भी मेरे अति सम्मानित सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता खड़े हैं जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जी। एक बोल रहा है 80% विकास किया जी, एक बोल रहा है हमने किया आपने नहीं किया, ये चल रहा है जी। मैं तो ये कहूँगा किसान होने के नाते कि पिछले 70 सालों से किसान को मिला क्या है जी। जब वो मार्केट में फसल बेचने जाता है आंदोलन जी, सिंचाई पानी के लिए जाता है आंदोलन जी, फसल बीमा योजना में क्लेम के लिए जाता है आंदोलन, तो आखिर किसान कब तक आंदोलन करेगा जी? किसान को क्यों नहीं अपने डेवलपमेंट नीति में रखते हैं जी? इसको जब भी चुनाव आते हैं तो एक बार किसान ऊपर आता है जी, और जैसे चुनाव गया जी तो किसान बिल्कुल लाइन हट जाता है। अब बात रही अपने विधानसभा क्षेत्र की जी, तो विधायक महोदय ने जो सिंचाई खड़ों का निर्माण किया है मैं बधाई देता हूँ, अच्छा काम है, करना भी चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ जो नहरों में सिंचाई पानी है जी, उसकी हालातें अगर देखें, जब पानी नहरों में आ ही नहीं रहा है तो फिर अपने खड़ों को करेंगे क्या जी? तो कहीं न कहीं विधायक महोदय को देखना पड़ेगा, और विपक्ष का भी ये धर्म बनता है जी, जब सिंचाई पानी का मुद्दा है तो वो कहीं न कहीं किसान के साथ खड़े होकर उनकी आवाज बुलंद करें जी। राजेंद्र जी जानी हमारे साथ मौजूद, क्या कहना चाहेंगे जानी जी? पुनिया जी, मैं एक तो आपको सर्वप्रथम बधाई दूंगा कि सादुल शहर क्षेत्र के अंदर पहली बार इस तरीके की लाइव डिबेट हुई है जी, धन्यवाद। उससे जो इस क्षेत्र के 90% जो किसान है जी, उनको चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, उसने हमेशा इस क्षेत्र को प्रताड़ित किया है। तो एक किसानों की आवाज़ है जो बुलंद होगी, और किसान अब इनके झांसे में नहीं आने वाला है, और जब ये किसान का काम करेंगे तभी ये विकास है ना इनका दिखेगा। आप कांग्रेस बीजेपी को ये बोल रहे हो इनके झांसे में नहीं, और क्या तीसरा मोर्चा? बिल्कुल तीसरा मोर्चा राजस्थान में आना चाहिए। पंजाब में आप देखें, यूपी में देखें, हरियाणा में देखें, जहां जहां तीसरा मोर्चा आया है वहीं राज्य का और किसानों का विकास हुआ है। तीसरे मोर्चे के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी, आरएलपी, बहुत सी पार्टियां और भी बनेगी? नहीं, तीसरा मोर्चा अभी राजस्थान में क्या मेरा ये मानना है विशेष व्यवस्था के अंदर है, और ये 2028 का अगर जब चुनाव होगा राज्य के अंदर उस समय निश्चित रूप से राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, जिस तरीके से पंजाब के अंदर आप पार्टी की। राजस्थान की 2023 अभी चल रहा है, राजस्थान की बात करें? नहीं, 2023 के अंदर तीसरे मोर्चा अभी वो आगाज करेगा, और आम जनता के अंदर ये दिमाग में बात आएगी कि जब तक तीसरा मोर्चा राजस्थान में नहीं आएगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं वर्तमान विधायक के कार्यकाल को अच्छा बता रहे हैं, वर्तमान विधायक को विकास दूत की संज्ञा दे रहे हैं। इधर बद्री प्रसाद जी, विशाल जी हमारे साथ हैं, वो गुरजंट सिंह जी के कार्यकाल को बेहतर बता रहे हैं, गोदारा जी बीजेपी के कार्यकाल को बेहतर बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहूंगा सर्वप्रथम तो कांग्रेस के जो बारे में जो विकास की बात कर रहे हैं ये इनका विकास बेमानी है, झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर 90% किसान और गरीब और मजदूर रहते हैं, क्योंकि ये 90% जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। पानी की समस्या, आज भी नहरों के अंदर पानी नहीं है। इसी विधायक ने हर मंच पे हर गांव के अंदर जाके ये कहा था कि अगर सत्ता में आया, मेरी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो मैं 1812 क्यूब्स पानी नहर में चलाऊंगा और भाखड़ा की प्रत्येक नहर 2 हफ्ते चलेगी। आज उसको व्यतीत हुए लगभग, मैं ये मानता हूं कि इनका कार्यकाल समाप्ति है, 3 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, 6 महीने के अंदर ये मैं नहीं मानता कि कोई पहाड़ खोदेंगे। तो किसान पहले भी प्रताड़ित था, आज भी प्रताड़ित है। विशेष तौर से अगर मैं बात करूं यहाँ पर केएसडी नहर की, केएसडी नहर सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है, भाखड़ा की सबसे बड़ी नहर है और इसको कभी भी आज तक 1988 से लेके एक बार 1988 आज तक उसको बैलेंस का पूरा पानी नहीं मिला। 40% मतदाता इस केएसडी नहर के हैं सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में, उनकी फसलें सूख जाती हैं। अभी भी विधायक ने झूठ बोला कि नहर के अंदर बैलेंस का पानी पूरा चलेगा, ये विधायक ने कहा और उसके कारिंदों ने कहा, वो आपके सामने केएसडी नहर आधी चल रही है अभी भी, होटलों पे पानी नहीं है। तो ये 90% जनता के लिए उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अभी खिचड़ साहब ने कहा कि हमारे यहाँ उप जिला अस्पताल बना दिया, तो मेरा यह मानना है कि भी अस्पताल बनाने से एक विकास नहीं होता। अस्पताल बनाना मतलब उस क्षेत्र की जनता है उसको ये गरीबी में रख रहे हैं, उसको कुपोषण का शिकार रख रहे हैं, यानी उसको जो डाइट मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही, इसलिए तो बीमार होके जा रहे हैं ना। अस्पताल कोई विकास का वो नहीं है, पैमाना नहीं है। अस्पताल बनना मतलब उस क्षेत्र का विकास है ही नहीं। और उसके अलावा एक बात जानी जी, जिला उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, जिला अस्पताल जिला लेवल का बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस बात से मना नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता इसको। ये जनता को, आम जनता को, ये जो अनपढ़ हैं या जिनको वो ध्यान नहीं है, उनके लिए तो ये कह सकते हैं विकास है, पर तो ये विकास नहीं है। आप चाहे किसी से पूछें, आप चिकित्सा जो अधिकारी उनसे भी पूछिए, क्या अस्पताल बनना, मेडिकल बनना या क्या नाम है कोई और अस्पताल को डेवलपमेंट सिस्टम नहीं मानते? बिल्कुल नहीं है वो। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने भाजपा वालों ने कहा कि हमारे राज्य में कुछ हुआ, तो इनके राज्य में भी कुछ नहीं हुआ। इनके राज्य में भी आज भी अगर मैं इनके राज्य की बात करूं, कांग्रेस और भाजपा की, तो राज्य के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट यहाँ राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। कोई भी विधायक न भाजपा का आज तक बोला विधानसभा के अंदर, न कांग्रेस का बोला। क्यों? एक राज्य में 2 कानून हो सकते हैं क्या? यहाँ लागू है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अपने यहाँ बॉर्डर पास में है, पेट्रोल और डीजल का 15 रुपए का डिफरेंस है कम से कम। तो ये कभी भी आज तक नहीं बोले, तो इन्होंने भी कोई विकास नहीं किया, किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये सत्ता में आने से पहले कांग्रेस वाले कहते हैं कि गरीब का हाथ हमेशा, कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब के साथ रहता है। भाजपा वाले बोलते हैं कि हम गरीब के साथ रहते हैं, पर तो अपने क्षेत्र में ये घटना हुई है। भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। भाजपा के कार्यकाल में यहाँ मेडिकेट, नशा, स्मैक, चिट्टे का आगाज हुआ और वो आज कांग्रेस के राज में फल फूल रहा है और चरम सीमा पे है। यहाँ लड़के, छोटे छोटे बच्चे वो लगा रहे हैं चर्च के और टिक्के लगा रहे हैं मेडिकेट के। अभी हमारे गांव के अंदर, लालगढ़ के अंदर, एक 15 साल का लड़का मर गया, उन्होंने पैदल यात्रा भी निकाली, विधायक के कानों पर जूं ही नहीं रंगी, विधायक ने क्या नाम है शोक व्यक्त भी नहीं किया, बाकी बात तो दूर रही। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। लालगढ़ के अंदर एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। लालगढ़ के लोग 5 दिन तक थाने के स्टाफ को बदलने के लिए बैठे रहे और हमारा विधायक ये कहता है कि ये मेरी डिजायर पर आए हुए हैं, ये हिलने नहीं चाहिए। उन्होंने हिलने नहीं दिया, 5 दिन तक उनको रखा। क्यों रखा भाई? तो विधायक यहाँ के, कांग्रेस का विधायक जनता के साथ नहीं है, गरीब के साथ नहीं है। ये चुनाव के समय वोट लेने के लिए गरीब का नारा देते हैं, परंतु ये जब गरीब पे जब आंच आती है, गरीब पे जब अत्याचार होता है, तब ये गरीब के साथ नहीं खड़ते। पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ पर, पूर्व में भी कई विधायक रह चुके हैं, उनके कार्यकाल के बारे में क्या? उनका कार्यकाल भी अच्छा नहीं रहा है। यहाँ की 90% जनता हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ, किसान, मजदूर, गरीब हमेशा प्रताड़ित रही है। पानी का मैंने आपको हाल बता दिया। हमारी पानी की जो समस्या है आज की नहीं है। एक तरफ तो ये इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर के अंदर खारा डिवीजन और साउथ गग्गर की नहरें, भाखड़ा का पानी था, वो इंदिरा गांधी नहर से उनको लगातार पानी मिल रहा है। वहां के विधायक ने, संगरिया और हनुमानगढ़ के विधायक ने वहां पर एक हेड रेगुलेटर बना दिया इंदिरा गांधी नहर के अंदर, ताकि भाखड़ा को पूरा पानी मिले। और एक तरफ हमारे सादुल शहर के आज तक विधायक रहे हैं, उन्होंने केएसडी नहर को और करनी सिंह ब्रांच के जो हेड हैं 1954 के बने हैं, उनको बड़ा करने की कभी मांग नहीं की।
पानी हमारा भाखड़ा का 200-250 क्यूब्स पानी लगातार हरियाणा की तरफ जा रहा है, उसके खिलाफ न तो वर्तमान विधायक बोल रहे हैं, न कि पूर्व विधायक आज तक बोले हैं। कारण कि वहां चौटाला वाले वो पानी लेके जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ बोलने से इनको डर लगता है। चलिए बात करेंगे। और हमारे साथ सुभाष बाकर जी हमारे साथ मौजूद है। सुभाष जी, बड़े बड़े वर्तमान विधायक पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको इस लाइव डिबेट के लिए बधाई देता हूं, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये सब ख्याली बातें हैं विधायक जी के ऊपर आरोप लगाने के। जानी जी खुद को एमबीए मानते हैं। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। विधायक जी भी इन्होंने जो आरोप लगाया, किसान के मुद्दे की बात कर दूं, मैं भी किसान हूं, तो सब सर्वप्रथम तो ये कह रहे KSD में बैलेंस नहीं चला। ये बैलेंस का जो मामला था, बीजेपी के अपने माननीय मंत्री होते थे यहाँ से डॉक्टर राम प्रताप जी, उन्होंने वो बैलेंस बंद कर दिया। विधायक जी ने चुनाव के समय ये घोषणा की थी, मैं 1872 क्यूसेक पानी लेके आऊंगा, और विधायक जी उस मुद्दे पे पुरजोर लगे भी हुए हैं। विधायक जी चंडीगढ़ में जब भी मीटिंग हुई है पानी के मामले में, विधायक जी गए हैं। ये टोटल बीजेपी वाले और भी लोग बता दें, विधायक जी अपने संबोधन में हर जगह बार बार ये कहते भी हैं कि भाखड़ा की फाइल के पेज कितने हैं, अगर ये पेज भी बता दें दूसरी पार्टी वाले तब भी हम मान लेंगे। लेकिन विधायक जी से आप पेज नंबर बोल के बता देना भी 16 नंबर पेज पे क्या लिखा है, विधायक जी आपको वो बात बता देंगे। किसान हित के लिए विधायक जी पूरी तरह से जी जान से लगे हुए हैं। किसान हित में हर संभव कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी जो अभी भी परमेंद्र जी खिचड़ ने बताया, और सबके सामने जाहिर बात है, 200 करोड़ रुपए खाड़ों के लिए लेके आई, ये बहुत बड़ी सौगात है। डॉक्टर राम प्रताप जी ने खाड़े बनाए थे, हमारे भी पीछे वाले विधायक कह रहे थे कि हमने 35 किलोमीटर खाड़े बना दिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, विधायक जी एक दिन में 35, 40 किलोमीटर खाड़ों के शिलान्यास कर रहे हैं, और ये मात्र सादुलसर पंचायत समिति क्षेत्र में 200 करोड़ के खाड़े बन रहे हैं। किसान हितैषी विधायक है, विधायक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल निराधार आरोप है। चलिए हमारे साथ बद्री प्रसाद जी है। बद्री विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे पूर्व के विधायक के बारे में, कार्यकाल के बारे में, बीजेपी के कार्यकाल के बारे में सुभाष जी बाकर ने कहा? देखो, सुभाष जी बाकर ने जो कहा है, एक पढ़े लिखे विधायक का थोड़ा अंदाज अलग होता है। मैंने पहले ही बता दिया था भी ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। विधायक हमारा पढ़ा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, तो ये कुछ काम तो करेगा ही, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो और द्रुत गति से करने चाहिए थे। जैसे कौन से काम है? जैसे नरेगा चल रही है, नरेगा को किसानों से जोड़ा जाए। आज कृषि कार्य, जैसे जानी जी भी बता रहे थे, आज ये सरसों लेके भी आए हैं, भी सरसों का खराबा है, मजदूर मिलते नहीं है। अगर नरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए तो इस देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है कि जमींदारों से पैसे वसूल किए जाए, वो पंचायत के अंदर दे, मेरे को 4 मजदूर चाहिए, मेरे को 8 चाहिए, मेरे को 5 चाहिए, मेरे को 10 चाहिए। नरेगा को जोड़ेगा कौन? नरेगा को जोड़ेगा कौन? सेंटर सरकार की स्कीम है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने यह कानून बनाया, उनकी मंशा भी थी कि मैं नरेगा को किसान से जोड़ूं, किसान से जोड़नी भी चाहिए। उन जोड़ खाड़े बनवाए जा रहे, जोड़, उनके पास थोड़ा बहुमत की कमी थी, आपके पास पूरा बहुमत है, आप जोड़िए ना। लेकिन आपने नरेगा को यह बताया कि ये नरेगा सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खोदने का काम करती है। नरेगा की योजना माननीय मनमोहन सिंह जी लेके आए, यूपीए की गवर्नमेंट लेके आई, लेकिन भाजपा जब उस टाइम विपक्ष में थी तो उसने नरेगा को सबसे फेलियर बताया, और उसी नरेगा के नाम पे आज भाजपा वोट मांग रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। अरे भाई, जब जो चीज कानून लेके आए हैं, इतना कानून लेके आए हैं, फिर आप कह रहे हो भी हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, तो आप उस समय भी कर देते, ये किसानों से जोड़ देते, ताकि आजकल हम देखते हैं भी नरेगा के अंदर सारे बैठे रहते हैं, पंचायत है वो 80% भ्रष्ट है। मैं ये दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मेरा भी नाम मालिया नरेगा में है, तो मेरा नाम लिखा जाता है, मैं जाता नहीं, और मेरे को जो सैलरी मिलती है वो सरपंच के या जनप्रतिनिधि के हिस्से में आती है, सारे इसी प्रकार आते हैं। इस चीज को आप सार्वजनिक रूप से उठाओ, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जो समाज के, देश के हित का काम हो। ये नरेगा नरेगा नरेगा, किसानों से जोड़ दो ना नरेगा को, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हो, फिर क्यों नहीं जुड़ेगी नरेगा? सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, वर्तमान विधायक के कार्यकाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनको विकास दूत की संज्ञा दी जा रही है, 80% कांग्रेस के जो वादे थे वो पूरे कर लिए गए, ये बात कही जा रही है। इधर भी भाजपा द्वारा आरोप लगाए जा रहे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल पूनिया जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद सादुल शहर में एक अनूठी पहल करने के लिए, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। ये जो वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस की, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जी, ये झांसों की सरकार है।
ये झांसों के दम पर सत्ता में आई और झांसों के दम पर ही वापिस जाएगी। इन्होंने सबसे पहले तो जिनके इनके पार्टी के सुप्रीमो हैं माननीय श्री राहुल जी गांधी, वो आए और उन्होंने 10 तक गिनती गिनी भी हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में किसान की संपूर्ण कर्ज माफी कर दी जाएगी। तो सबसे पहले तो जी इन्होंने किसानों को ठगा और किसान इनकी बातों में आगे भरोसा कर लिया, इनकी सरकार आ गई। दूसरी बात अगर छात्र शक्ति की करें तो आज ये सबके सामने है, इनका हर एक पेपर लीक है और ये पूरी सरकार वीक है। बहुत भयंकर तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार का पूर्णतः उनको सहयोग दिया जा रहा है, अपने चाहने वालों को पद दिए जा रहे हैं, जिस कारण सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। छात्र आत्महत्या, अभी हनुमानगढ़ के अंदर 10 दिन पहले एक छात्र ने सुसाइड की, वो 2 साल से तैयारी कर रहा था और वो परिणाम आने के टाइम पेपर लीक, पेपर दे के बाहर निकलो तो ही लीक, तो इनकी जादूगरी जी है जी ये। और धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ, ये सब जुमलों की सरकार है। वर्तमान विधायक के लिए ये बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का खाड़ों का बजट आया है, जिला उप स्वास्थ्य केंद्र सादुल शहर के अंदर खोला गया है, तमाम सड़कें हैं वो बनाई गई है, इस तरह से दावा किया जा रहा है। बिल्कुल जी, अस्पताल के लिए साधुवाद उप जिला करने के लिए ठीक है, लेकिन अस्पताल के अंदर आप जाओ तो आप व्यवस्था देखो। अस्पताल बनाने से कुछ नहीं होता, अस्पताल के अंदर मरीज जाए तो उसको व्यवस्था मिले, डॉक्टर मिले। अभी 3 बार औचक निरीक्षण हुए, डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। तो डॉक्टर मिलते नहीं, हॉस्पिटल का बना के करेंगे क्या जी? हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, बिना सेटिंग के इलाज नहीं होता है। 13-14 डॉक्टर लगाए गए हैं, बताइए। तो आप जाइए कभी किसी दिन देखिए, 13-14 डॉक्टर आपको मिलते हैं क्या? ताले लगे हुए मिलेंगे जी, कोई आएगा आधा घंटा घर पे आइए, बिल्कुल आपको सेवा मिलेगी, पैसे दीजिए, ऑपरेशन कराना है तो आप पैसे दीजिए, ये हाल है। धरातल पर इनका विकास जीरो है जी। परमेंद्र जी खिचड़ विजय जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे विजय जी? सबसे पहले तो मैं मेरे साथियों का स्वागत करता हूं जो इन्होंने बातें रखी है और मैं बखूबी इनका जवाब देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुनील जी की। कोई एक दिन में रोम नहीं होता और चिल्लाने से कभी वो नहीं होता भी एक दिन में ये रोम हो जाएगा। विधायक साहब ने एक शुरुआत करी है, कहाँ तो 1 डॉक्टर था और कहाँ आज 12 डॉक्टर है, मैं नाम तक गिना सकता हूँ, इनके कहने से कुछ नहीं होता। और जब जहां पर रोजाना 800, 900 की ओपीडी प्रतिदिन हो रही है, राजस्थान के साथ साथ हमारे जो नजदीक के गांव हैं वहां से लोग यहाँ लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जो राजस्थान सरकार के गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना है, जो या ने ओपीडी या निःशुल्क दवाइयों की निःशुल्क जांचों की जो व्यवस्था रखी है, पंजाब सरकार में नहीं होने की वजह से, लेकिन वहां से लोग यहाँ आते हैं। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि जैसा कि अभी बद्री विशाल जी ने बताया, नशे की बात है। नशा कोई आज से नहीं पनप रहा, नशा पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहां तक विधायक साहब ने कोशिश करी है बहुत हद तक हम लोगों ने इस पे कंट्रोल किया है। और रिकॉर्डली बात है, भाजपा के शासन में और हमारे 4 साल के शासन में आप थाने में FIR उठा के देखो, हमारे थानाधिकारी जो भी रहे हैं, NDPS के जितने मामले अब इस कार्यकाल में दर्ज हुए हैं, जितनी कार्रवाइयां नशे के खिलाफ हुई है, उतनी आज तक अगर हुई हो तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों की जवाबदेही मानता हूँ। अच्छा, तीसरी बात, हमारे जानी साहब तो विकास का मेरे ख्याल इनको आयाम ही नहीं पता, विकास की परिभाषा ही नहीं पता। यह सड़कों को विकास नहीं मानते, हॉस्पिटल को विकास नहीं मानते। आज जानी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो एंट्री करते हैं तो 500 रुपए की एंट्री फीस लगती है, और यहाँ सारे के सारे BPL या जो बेचारे गरीब परिवार हैं, हजार परिवार रोज लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा वाटर वर्क्स जो गाँव में बने हैं, अब ये कह रहे थे भी बीमार ही ना हो तो हॉस्पिटल तक जाएं क्यों? विधायक साहब ने गंदे पानी से, दूषित पानी से जो बीमारियां पनप रही थी, उनके लिए हर गांव में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की लागत से हर गांव में वाटर वर्क्स दिए, हर घर में पाइपलाइन दी है, हर गांव को सड़क दी है, हर गांव में पशु चिकित्सालय दिए हैं। तो इसके साथ साथ अब शिव प्रकाश जी कह रहे हैं किसानों के बारे में, सुनील जी ने भी बताया कि ऋण माफी की घोषणा हम लोगों ने करी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सहकारी क्रय विक्रय सहकारी बैंकों के जो लोन थे, किसी का 50,000 था, किसी का लाख था, जितना भी था, और किसी के पास 5 खाते थे, किसी के पास 4 थे। मेरा खुद का 1.5 लाख रुपया माफ हुआ है, मैं कैसे मान लूं? और हमने 22 लाख परिवारों को ऋण माफ किया है, वो भी 10 दिन में नहीं, 3 दिन में ऋण माफी की घोषणा करी है राजस्थान सरकार ने। इसके साथ साथ किसानों के लिए संपूर्ण ऋण माफी की बात है तो CM साहब ने 2 बार
जो केंद्रीकृत जो बैंक है उनको लिखा है कि 50% आप माफ करो और 50% राज्य सरकार माफ करेगी, लेकिन 2 या 3 बार चिट्ठी लिखने के बावजूद भी आज तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ साथ किसानों की बात है, तो विधायक साहब ने विधानसभा में मुद्दा ये था, भाजपा के राज में ये भाजपा के लोग बैठे हैं, ये गंगा सिंह चौक जहां पर रोज पानी के लिए धरने प्रदर्शन होते थे, वो रावला गड़साने की जो घटना आज तक भी जब भी हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के राज में इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल में कभी पानी के लिए कभी धरना हुआ क्या? और जितनी नहरें चली है जी मुकेश जी आएंगे आपके पास अभी। नहीं, जितनी नहरें इस राज में चली है उतनी कभी चली हो तो मैं बताएं, अंतरात्मा पे हाथ रख के कहो। और बैलेंस के पानी की बात है, अब ये कहें कि विधायक साहब वहां मीटिंग में जाएं, जिसको विधायक साहब ने डायरेक्ट करना था, जिसको निर्देशित करना था, विधायक साहब कलेक्टर साहब से मिले हनुमानगढ़, निर्देशित किया। और दूसरी बड़ी अशोभनीय भाषा इन्होंने यूज करी, कारिंदे। कभी भी कारिंदे किसके लिए अपने शब्द यूज करते हैं वो जानी साहब को सोचना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा इनको, मेरे से ज्यादा बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन ऐसा अशोभनीय भाषा इस मंच के माध्यम से इनको नहीं करनी चाहिए। मुकेश जी क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो पानी का मुद्दा, ये जल जीवन मिशन जो है, JJM जिसको बोल रहे हैं, गांव-गांव ढाणी में 5-5, 7-7 करोड़ रुपए, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जिसके अंदर टंकियां बन रही हैं, वो डिगियां बन रही हैं, घर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य जो है ये भारत सरकार की योजना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लक्ष्य है कि जो अगला चुनाव आएगा लोकसभा, उस तक प्रत्येक व्यक्ति के पास नल पहुंचे। तो ये जो विषय जो है, ये जो एक वाही जो कांग्रेस सरकार जो लूट रही है, ये मैं बता दूं आपको कि ये राज्य सूची का और केंद्रीय सूची, 2 सूचियां बनी हुई है भारत के संविधान के अंदर। तो जो जल है वो राज्य सूची के अंदर आता है, पैसा किसका? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार किसको दे रही है? वो राज्य सरकार को दे रही है। और प्रत्येक गांव ढाणी का लक्ष्य जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा जो है वो बिना पानी के नहीं रहेगा, पेयजल के नहीं रहेगा। एक तो मैं ये विषय बता दूं। दूसरा विषय, यहां सादुल शहर में ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, मैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज अगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भी हम लोग ये मानते हैं कि अगर उसको समुचित लाभ है, स्वास्थ्य लाभ उसको मिलना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है उसका। परंतु इस संवैधानिक अधिकार के साथ साथ मैं बता दूं कि ये इस मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहीं भी पीछे नहीं हटी। आप ये देखिए कि ये मेडिकल कॉलेज, ये बहुत लंबे टाइम से यहां की मांग थी, और ये मेडिकल कॉलेज जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दिशा निर्देशानुसार और उनके बजट के अनुसार, ये जो केंद्र की योजना के अनुसार यहां श्री गंगानगर के अंदर यह जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लोग इस मामले में भी कहीं पीछे नहीं रहे। तो ये जो जल है, स्वास्थ्य है, ये 2 मुद्दे आ गए। अब तीसरी व्यवस्था में यहाँ के जो किसान की बात इन्होंने करी कि निश्चित रूप से अगर आप कहो कोई और उसको पूरा कोई करे, आपके जो मुखिया हैं वो यहाँ आकर एक बड़ी विशाल जनसभा के अंदर इस बात को स्वीकार करते हैं, और उस राज्य के अंदर या उस देश के अंदर जिसके अंदर 70% किसान रहते हैं, और वहां ये घोषणा करते हैं ये कि आपका संपूर्ण कर्ज माफी, और गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस इसका मतलब आपके 10वें दिन तक किसान का है वो कर्जा माफ कर देंगे। अरे ये 10-10 की गिनतियां आप लोगों ने गिन तो ली, परंतु उसको पूरा करने के लिए आप अगर घोषणा आप करें और पूरा भारतीय जनता पार्टी करे। अभी माननीय भाई साहब ये बता रहे थे कि हम लोगों ने केंद्र के लिए लिखा है, घोषणा आप करें तो आप उसको पूरा करने के लिए आपका जो जन घोषणा पत्र बना था 2018 के अंदर विधानसभा का, जो कांग्रेस सरकार ने जब इस बात को रखा तो आप उस टाइम सोच लेते कि किसान तो बेचारा आज भोला भाला किसान जो जिसने हमेशा उसने कहा कि मैं ठंड में रहूंगा और सूखे के अंदर जो है पूरा देश रहेगा। किसान जो रात को पानी लगाकर इस देश के लिए अन्न उपजाता है, और उस किसान की बात मेन चीज किसान के लिए बात करी, और किसान की बात जो है और किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार सदैव हमेशा रही है। और किसान की बात तो ये करें, और किसान करने वाले कांग्रेस की जो है वो नीतियां कांग्रेस की, हम इस भाजपा के दामन पे 700 किसानों के खून के छींटे हैं, 3 काले कानून लेके आए। देश का किसान 13-14 महीनों तक दिल्ली की सड़कों पे
इनके गेट के आगे रोता रहा, लेकिन ये माननीय सोते रहे और ये किसान हित की बात करते हैं। इनको किसान हित की बात करने का इनको कोई हक ही नहीं है। किस मुंह से किसान हित की बात करते हैं? किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत लोगों की मौत हुई है जी, वो किनके मत है, उनका भी साफ दे दीजिए। देखो गंगा सिंह चौक के ऊपर ये बात करते हैं कि वहां जो है वह धरने नहीं लगते। निश्चित रूप से हम आज कह रहे हैं कि धरने कम लगे हैं, क्योंकि जो धरने लगाने वाले लोग हैं वो तो स्वागत में लगे हैं सीएम के, तो वो कैसे धरने लगाएंगे जी बताइए। तो इसलिए धरने की जो बात है, किसान की जो पीड़ा है, किसान आज भी उतना परेशान है, क्योंकि पानी उसको पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा, उसको सिंचाई सुविधाएं पूर्णतया नहीं मिल रही, केवल खोखी घोषणा मात्र है। ये है पूनिया जी डिबेट को मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि वो उकसाए नहीं, क्योंकि ये डिबेट है, शांति प्रिय होना चाहिए। हमने वो लम्हे देखे हैं, आज अपने ये बातें कर रहे हैं जब यहाँ गाड़ियां नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, साधन नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ, विकास की गति बढ़ती जाती है, धीरे धीरे विकास हुआ। आज ये जहां इस जगह आप बैठे हो ये गड्ढे होते थे जहां अपनी डिबेट चल रही है, और हर विकास क्यों नहीं हुआ? विकास हर राज्य में होता है और होता रहेगा, लेकिन अपने ये किसी बात को नहीं कर सकते भी मैंने विकास ज्यादा करवाया, आपने विकास नहीं करवाया। विकास की गति है वो चल रही है। देश आज 5वें नंबर पे आ गया है, G2 का 20 का सदस्य बन गया है, अध्यक्षता कर रहा है। आज भारत का नाम वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि आज भारत के जो नौजवान हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनको पीछे मत ले जाएं। किसानों के साथ सभी हैं, सभी रहेंगे, किसानों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, लेकिन ये इसकी तरीका होता है, उसी तरीके से काम होना चाहिए। पूनिया जी, अभी मेरे साथी विजयपाल जी ने कहा कि सहकारिता विभाग के ऋण माफ किए आपने माफ किए, लेकिन अभी जो ऋण प्रक्रिया चल रही है इनकी माफी के बाद जो ऋण प्रक्रिया चल रही है, ये ब्याज मुक्त ऋण नहीं है। इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है राज्य सरकार ने? 1380 रुपया किसान का बीमा ऑटोमेटिक कटेगा ही कटेगा, स्वैच्छिक नहीं है। किसान ने अगर ना चाह कर भी उसका बीमा कटेगा, जैसे वो बायोमेट्रिक अंगूठा लगा रहा है ऋण उठाने के लिए, तो उसको 1380 रुपये पे करना पड़ रहा है। अब 8-10 हजार रुपये ऋण दे रहे हैं और 1380 रुपये सालाना उससे बीमे के नाम पर ले रहे हैं, और ये ऋण मुक्त ब्याज मुक्त ऋण है। अब बात रहेगी अपने यहाँ विपक्ष के आदरणीय गुरजंट सिंह जी बराड़ साहब की बात कर रहे थे, बड़े सम्मानित है हमारे लिए। 2016-17 के अंदर मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी कुछ चकों पर, साधु सर के पास ही, तो वहाँ खूब नुकसान हुआ हमारा। और उस टाइम में अपने निवर्तमान उपखंड अधिकारी थे भंवरलाल कसोटिया जी, और तहसीलदार थे अपने कालूराम जी प्रजापत। तो हमारा आंकलन हुआ, सर्वे हुआ, उसके अंदर हमारा 35 से 40% नुकसान आंका। जब 33% से ऊपर अगर नुकसान होता है तो वो हमारे को प्राकृतिक आपदा राहत कोष से पैसा मिल जाता है। हम विधायक जी के पास गए, उस टाइम में गुरजंट सिंह जी विधायक थे अपने, तो उन्होंने बोला यार ये तो कॉमरेड चल कर आगे, क्योंकि हमारे किसानों को उस टाइम कॉमरेड बना दिया जाता है कि मुआवजा देना था। उसी टाइम घंटी करके एसडीएम और तहसीलदार को बोला जाता है कि ये रिपोर्ट तूने दी क्यों, इसको कैसे ही कर, इसको नीचे कर। तो उस रिपोर्ट के अंदर एक लाइन डाली गई कि यहाँ ओलावृष्टि के साथ तेज अंधड़ आया, तो जैसे ही अंधड़ शब्द आ जाता है तो प्राकृतिक आपदा इनको कोई नियम होगा गाइडलाइन के अंदर, तो हमारा मुआवजा बैक हो गया, मतलब पास हुआ मुआवजा, बजट आया हुआ और रिवर्ट किया गया। तो ये किसान बद्री विशाल जी क्या कहना चाहोगे? ऐसे है, जब ओलावृष्टि हुई थी माननीय गुरजंट सिंह जी यहाँ वसुंधरा को लेकर के आए थे, वसुंधरा आई थी और सारे क्षेत्र को उसका मुआवजा मिला था, भरपूर मुआवजा मिला था। ये आज कोई नहीं कह सकता। प्रकाश जी कह रहे हैं नहीं मिला। अब शिव प्रकाश जी ऐसे है, शिव प्रकाश जी ऐसे हैं, वो कागज देखो आप, तहसील के अंदर रिकॉर्ड है उनका, उन रिकॉर्ड से बात करो। किसी चीज की आलोचना करने से या प्रत्यालोचना करने से कुछ नहीं होता। उस टाइम मिला था, बिल्कुल मिला था। और जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, वसुंधरा सरकार में सबको, पूरे राजस्थान को मुआवजा दिया गया था। शिव प्रकाश जी आरोप लगा रहे हैं, परमेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं उस टाइम मुआवजा नहीं मिला था, आप दावा कर रहे हैं मुआवजा मिला था। बिल्कुल जी, बिल्कुल सबको मुआवजा मिला था, जिस हिसाब से नुकसान हुआ उस हिसाब से आंकलन करके मिला था। जैनी जी क्या कहना चाहेंगे? 12 के आरडब्ल्यू पर भाजपा नेता है अपने जो भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप जी, उनका चक उस टाइम आया था, उसी के अंदर उनका चक भी आया हुआ था। उनसे पूछना भी उनको मुआवजा मिला। सुनील जी उनके परिवार के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं नहीं मिला। ऐसे 12 KRW में जमीन मेरी पड़ती है, मिला? हाँ मिला। मैं बैंक की दिखा दूंगा आपको, मेरे बैंक में जमा हुए दिखा दूंगा मैं। देखो मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला जी। अभी
और बिल्कुल कॉमरेड भाषा में दिया है हमें जवाब। अभी हमारे साथी ने कहा मेरे एक शब्द के बारे में, अगर इनको वो शब्द बुरा लगा तो वो मैं शब्द वापिस लेता हूँ। बाकी हमारे जो बाकर साहब हैं उन्होंने कहा कि जानी जी MBA कर रखी है, वो सोचते हैं उनको ज्ञान ज्यादा है। ये MBA वाली बात नहीं है, वो अपनी जह पे मिटा रहे हैं। दरअसल में 90% जो किसानों की जो समस्या है उनको ये आज भी दूर नहीं कर रहे। अभी हमारे साथी ने कहा रीट के पेपर के मामले में या अन्य जो पेपर जो लीक हो रहे हैं लगातार, उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है और विपक्ष और यहाँ तक कि जो बेरोजगार जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी मांग की थी कि CBI को जांच देनी चाहिए। तो मेरा आज ये सवाल है कांग्रेस से भी और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को और राहुल गांधी से भी कि जब नहीं राहुल गांधी के पास वीडियो बिल्कुल जाएगी। तो मेरा उनसे सवाल है कि जब महिपाल मदेरणा कांड हुआ उसमें तो बिना किसी ने मांग किए, बिना किसी के नाम धरना प्रदर्शन के और सीधा CBI को जांच दे दी तो अभी ये रीट की जांच क्यों नहीं दे रहे, क्या नाम CBI को जांच क्यों नहीं दे रहे? इसको देनी चाहिए ना। देखो कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और ये 90% इस राज्य के जो किसान परिवारों से जो बच्चे जुड़े हुए ना वो तैयारी करते हैं, उनके साथ धोखा है। ये 90% जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब आगे बात आई मुआवजे की, तो अभी आपको मैं बताऊं सरसों के अंदर पाला मार गया और इन्होंने घोषणा कर दी कि अभी विशेष गिरदावरी कराओ। इसी तरीके से कांग्रेस के राज में पहले पिछली फसल है जो मूंग की, उसमें खराबा हुआ 5 किलो 10 किलो 15 किलो मूंग हुआ सभी जगह में। ये मंडियों का रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। और कहा विशेष गिरदावरी कराएंगे और मुआवजा देंगे, पर तो किसान को एक फुट्टी कोड़ी इन लोगों ने नहीं दी। और अभी सरसों के अंदर इन्होंने घोषणा कर दी कि विशेष गिरदावरी कराएंगे, परंतु इन्होंने पटवारियों से और इनसे क्या रिपोर्ट ले ली कि 15 से 20% नुकसान हुआ है। मेरा गांव लालगढ़ है, मैं आज ये सरसों लेके आया हूँ, बिल्कुल हरी भरी पक्की हुई दिख रही है और इसके अंदर एक भी दाना, ये अपने हमारे साथी हैं, ये एक भी दाना इसमें साबता निकाल के दिखा दे। 100% सरसों नष्ट हो चुकी है और किसान दाने के लिए मोहताज है। कर्ज के अंदर किसान दलदल में फंसा हुआ है और कर्ज माफी इन्होंने की नहीं। हमारे साथी ने जो कहा वो सही है, हमने किसानों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था कि ये 10 दिन में हमारा कर्जा माफ करेंगे, परंतु इन्होंने किया नहीं। और आज सहकारिता का जो ऋण दे रहे हैं वो उम्र के हिसाब से ना बढ़ता भी जा रहा है। मेरी क्या नाम है परिवार के अंदर मेरी बड़ी माँ है, उनकी उम्र थी 62 साल और उन्होंने सहकारिता से ऋण लिया हुआ था। उनका बीमा कटा है 4,556 रुपए कटा है और मैं अब की बार अब डिबेट करो मैं लाके दिखा देता हूं। यानी ब्याज जो ऋण माफी की बात करें ना वो उस तरीके से ले रहे हैं। और दूसरी बात हमारे साथी ने कहा पानी के मामले में और खाड़ों के मामले में कहा, तो खाड़े ऑलरेडी है ना, कोई सा चक्रा होगा कहीं अगर कोई पक्के नहीं बने होंगे, बाकी की तो पक्का कच्चा जरूर है वे, परंतु बा मैं 200 करोड़ रुपया खाड़ा न बाना मैं चाटांगा आगे जाना नेरा में पानी को नहीं। और इन्होंने पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा और पानी है ही नहीं और ये कह रहे हैं कि विधायक ने क्या नाम वहां पे अपना मनोनीत कर दिया। कह रहे हैं कि 1872 क्यूसेक जो पानी बनता है वो नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ न कुछ पानी आ रहा है। हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने आदेश किया है जिसको निर्देशित करना चाहिए उनको किया है। 1872 पर बात करता हूँ। अभी हमारे साथी ने कहा ये लंबे समय से मांग चल रही है। हाँ, हमारे साथी ने कहा जिला परिषद के सदस्य भी हैं, इधर ये कांग्रेस के हमारे मनोनीत वो पार्षद भी हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पहली बात तो 1872 पानी आज तक भाखड़ा को शहर ही नहीं है। 1812 क्योंकि हमारा शहर 1812 हमारा शहर है। हमें 1812 ही अगर विधायक दिला देना तो हम उनका गुणगान गाएंगे। कितना मिल कितना रहा है वर्तमान? 1200 मिल रहा है। 1200। और पानी जो हमारा भाखड़ा का जो चोरी होके जा रहा है हरियाणा में, उनके खिलाफ भी आज तक विधानसभा में आवाज नहीं उठाई इन्होंने। मेरे पास आए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप अब की बार पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक और जो इन पार्टियों लोग चुनाव लड़के आए हुए हैं उनको आप बुलाइए, मैं लेकर आता हूं भाखड़ा के आंकड़े और मेरी बातों का जवाब दे। ये कब बोले? आज तक ये विधानसभा में नहीं बोले कि हमें हमारा 1812 हमारा तो ये कहते 1 घंटा 24 मिनट सदुल शहर में से चुने हुए आज तक कोई भी विधायक ने नहीं बोला, इतना मैं बोला हूँ। नहीं, वो अन्य मुद्दों पे बोले हैं। 90% किसानों की जो आवाज है ना जो खेती किसानी पे जुड़ी हुई है उस पानी के मुद्दे पे नहीं बोले। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि 1812 क्यों हमें पानी मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कभी नहीं की। वो डीजल पेट्रोल के रेट पे कभी नहीं बोले। वो शायद ये बोल रहे हैं जब पहला बजट विधानसभा चुनाव के पहली बार जब विधानसभा सत्र चला तब हमारे माननीय विधायक साहब ने ये मुद्दा उठाया था
कि मैं भाखड़ा क्षेत्र से आता हूं और हमारे वहां पानी सिंचित क्षेत्र है और पूरा का पूरा एरिया वो सिंचाई पे निर्भर है। तब उन्होंने माननीय गहलोत साहब के आगे बात रखी, क्योंकि हमारे नहरों की हालात है वो बहुत जर्जर अवस्था में है। हमारा जो शेयर बनता है, जैसा जानी साहब ने बताया, 1812 क्यूसेक हमारी नहरें नहीं ले पाती, क्योंकि हमारे पास जो नहरों की हालात है वो बहुत जर्जर हो चुकी है। तो माननीय सीएम साहब ने सबसे पहले 3000 करोड़ रुपए की रीलाइनिंग के लिए पहले सत्र में उन्होंने घोषणा करी और हमने पहले ही बंदी ली। वो सरपंच साहब को मेरे ख्याल से ज्यादा पता है कि कितने किलोमीटर की रीलाइनिंग हुई। फिर दोबारा अब तक हम केवल भाखड़ा के लिए 400 करोड़ रुपए रीलाइनिंग के लिए राज्य सरकार ने दिए हैं, जो रीलाइनिंग 2 बंदी में होगी, 1 बंदी और लेंगे। और जिस दिन यह रीलाइनिंग कंप्लीट हो गई, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं भी जितनी हमारे नहरों की पानी लेने की क्षमता है, तो हमें लग रहा है कि हम 1600 क्यूसेक पानी विधायक साहब हमारी नहरों में पूरा करवाएंगे, ताकि हर किसान को 2-2 बारी लग सके। बिल्कुल विजय जी की बात सही है जी, यही होगा। और अब भी मैं जानी जी की बात का जवाब दूंगा, 1400 क्यूसेक पानी भाखड़ा में चल रहा है, 14.5 क्यूसेक पानी भाखड़ा में चल रहा है। और आगे आने वाले दिनों में 1 बंदी और लेने के पश्चात यानी मई जून तक 1600 क्यूसेक पानी विधायक महोदय अपने प्रयास से लेकर आएंगे और वो किसानों को दिया जाएगा। और एक मुकेश जी ने भी कहा कि बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, मानते हैं भी सरकार ने रीट की व्यवस्था, पहली बात तो इनकी सरकार ने तो कभी रीट एग्जाम लिए ही नहीं। साहब की सरकार में गुजरात में अब भी पेपर लीक हुआ है, आज ही देख लो, लिए ही नहीं। लेकिन गहलोत साहब ने प्रयास किया, इतने बड़े लेवल का पेपर ऑर्गेनाइज करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने 35,000 वैकेंसीज की घोषणा की थी, लेकिन रीट वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ। 35,000 को बढ़ा करके हमने 62,000 जो अध्यापकों की भर्ती की घोषणा करी है और दोबारा सरकार पेपर करवा रही है। और इसके साथ साथ अगर ये कहें बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली, तो हमने 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा करी है और वो जल्द प्रोसेस में है। और इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक हमने नियुक्त किए हैं। ये बैठे हैं सारे बीजेपी के लोग, एक पटवारी के पास 4-4, 5-5 हल्के होते थे, पटवारी हमने भर्ती किए। आज एक भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, मंडल नहीं है जहां पे पटवारी ना हो। कृषि पर्यवेक्षक हमने नियुक्त किए, नर्सिंग स्टाफ हमने नियुक्त किया। मतलब कम से कम आप नहीं मानोगे तो कम से कम 1.5 लाख लोगों को हमने 1.5 लाख वैकेंसी निकाली है और 1.5 लाख भर्ती करी है। और बिल्कुल इनकी बात ये निराधार है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी ये इस मुआवजे पे क्यों नहीं बोल रहे? सरसों अभी एक फली भी तोड़ के दिखाए ना इसमें बाकर साहब बोलेंगे नहीं। अभी दूसरी बात है, उन्होंने अस्पताल की बात कही, तो पंजाब से गंदा पानी आ रहा है, वहां का सीवरेज का पानी, लोगों के क्या ना मेडिकेट जो वेस्टेज होता है वो, मरे हुए कुत्ते बिल्ले सारे आ रहे हैं। अगर उनको रोक दे तो आदमी बीमारी नहीं होगा ना, तो वह पानी को रोक क्यों नहीं रहे? आपको मैं बताना चाहूंगा कि सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र एक कैंसर का हब बनता जा रहा है। यहाँ कैंसर के हर घर में, आस पड़ोस में हर घर में मरीज मिलेंगे आपको, और उनकी सीधी मौत हो रही है, 4थी स्टेज तक पहुंच चुकी है। परंतु ये गंदे पानी को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? इनको जवाब देना चाहिए। और इस पे सरसों के मुआवजे पर ये क्यों नहीं बोल रहे? इस पे भी इनको बोलना चाहिए। और रही बात इन्होंने कहा पानी की, इन्होंने कहा कि पानी रीलाइनिंग हो जाएगी, पानी आ जाएंगी, बिल्कुल पानी नहीं आने वाला है। वहां करनी सिंह और सादुल सिंह ब्रांच के जो हेड हैं वो जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक पानी आने का सवाल ही पैदा नहीं है। जब पानी हमारा 250 क्यूसेक आज भी जा रहा है हरियाणा की तरफ, मैं कह रहा हूं ना 250 जा रहा है, तो ये विधानसभा में क्यों नहीं बोलते? आप कह रहे थे 1812 क्यूसेक पानी, विजय जी कह रहे हैं 1450 क्यूसेक पानी मिल रहा है और नहर के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं है, बजट नहीं। क्यों? अब मैं आपको इनको बताना चाहूंगा कि करनी सिंह और सादुल सिंह ब्रांच है, उन हेडों के वजह से वो पानी नहीं ले रहे हैं। ये इनके कारण नहीं ले रहे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम इसको पानी पूरा देंगे। जब आगे हेड भी पानी नहीं निकाल रहा हमारा, जब आउटलेट ही पानी नहीं निकाल रहा, तो पानी जाएगा। जबकि हमारे खाते में वो लिखा जाता है कि हमने भाखड़ा को इतना पानी दे दिया। बीएमबी का जब हिसाब होता है ना चंडीगढ़ के अंदर, तब वो कहते हैं कि हमने भाखड़ा को इतना पानी दे दिया। अब हमारी भाखड़ा के अंदर, हमारी भाखड़ा हमारे नाम पे अभी 1700 क्यूसेक पानी चल रहा है, तो 250 फिर किधर गया वो? ये इसका जवाब क्यों नहीं देते? अभी पीएम किसान निधि निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें प्रत्येक किसान को एक ऐसी निश्चित अमाउंट जो है वो मिलती है, और उसके माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी योजना है। आज जो किसान की बात हम लोग करते हैं और सिंचाई किसान की बात करते हैं, और ये जो क्षेत्र है अपना गंगानगर हनुमानगढ़, ये टोटली किसी बेल्ट है। आप ये देखिए, ये अभी ये लेके आए हैं जानी जी, ये देखिए आप, प्रत्येक जो है ये प्रत्येक बीज जो है इसका अंदर जो ये दाना जो है वो एकदम खत्म हो चुका है। और सामने से आप देखोगे, ये देखो आप,
ये पूरी एकदम सामने ऐसे लग रहा है कि एकदम फसल जो है एकदम जबरदस्त है, परंतु इसका जो मुआवजा है वो निश्चित रूप से किसान को मिलना चाहिए और किसान तब ही खुशहाल होगा। तभी अगर किसान के साथ अगर हम धोखा करेंगे निश्चित रूप से ये सरकारें, जनता और ईश्वर भी हमारे को माफ नहीं करने वाला। ये एक बड़ी बात। एमएसपी की बात है, ये जो एमएसपी की बात करें, एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी प्रत्येक वर्ष जो उसकी जो बढ़ने की बात है, एमएसपी निश्चित रूप से किसानों के पहले क्या बढ़ता था जी, जब यूपीए सरकार हुआ करती थी तो एमएसपी क्या बढ़ता था, या तो बढ़ता ही नहीं था या 5 रुपए 10 रुपए। आज ये देखिए कोई भी फसल है उसका प्रत्येक फसल का 150 रुपए 100 रुपया, मतलब कोई भी 100 रुपए से कम किसी भी फसल का एमएसपी जो है वो कम नहीं हो रहा। एमएसपी निश्चित रूप से आगे जा रहा है। अरे एमएसपी के कानून की बात, कानून भी बन जाएगा जब आपको जब एमएसपी मिल रहा है और उस एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है, तो इससे बड़ी बात और किसान क्या करे। और अगर कोई ना कोई खरीद में अगर कोई गड़बड़ कर रही है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये हमेशा इस बात के लिए आरोप लगाते रहते हैं कि इस बात को केंद्र देखे। अरे भाई किसान की बात है, इसमें क्या केंद्र और राज्य क्या करेगा? किसान के लिए तो आप एकजुट रहिए। किसान की मांग अगर आप नहीं पूरी करेंगे निश्चित रूप से अन्नदाता जो किसान है, जो हमारा खून पसीना बहाकर हमारे लिए जो अन्न पैदा करता है और अन्न पैदा करने वाले के साथ जो अन्याय करेगा निश्चित रूप से ईश्वर भी उसके साथ सही देखने वाला नहीं है, उसको सही नजरों से देखने वाला। केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, अभी मेरे साथी गुजारा जी ने कहा पीएम किसान योजना के बारे में, अच्छी बात, आप 6,000 रुपए दे रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बड़ा हमारे किसानों को मिल रहा है 6,000 रुपए। अब उस 6,000 के आगे अगर अपने देखें तो आप एक साल में जीएसटी के नाम से डीजल का रेट कितना ले रहे हो, कितना जीएसटी बढ़ाया है, कितना उसको लिया है, ये आपने कभी काउंटिंग किया इस डेटा को? खाद, स्प्रे, आ जाएगी क्या खाद और स्प्रे, तो सर ये आप 6,000 की योजना लाकर 6,000 की योजना लाकर आप क्या कर रहे हो? सरकार अगर आपको 6,000 जो पीएमए की बात कर रहे हैं, इससे डबल तो हम किसानों को जो ट्यूबवेल लगे उनके बिजली के बिल 12,000 रुपए साल के माफ कर रहे हैं मुआवजे के तौर पे। और ये मुआवजा है जो आज भी कटारिया जी ने सदन में मुद्दा रखा है, और जल्दी मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, जो नुकसान है उसकी भरपाई करवाई जाएगी। पूनिया जी, मैं अब कहना चाहूंगा ये राजस्थान की जनता को भाजपा और कांग्रेस दोनों मूर्ख बना रहे हैं, विशेष तौर से 90% जनता को। अभी हमारे साथी ने डीजल और पेट्रोल की बात की, तो केंद्र सरकार 52 रुपए से ज्यादा टैक्स के रूप में राज्य और केंद्र सरकार दोनों वसूल रहे हैं, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गहलोत की सरकार भुगत रही है। रही बात बिजली की, ये कह रहे हैं हमने माफ कर दिया, तो पंजाब में 300 यूनिट फ्री हो रही है, जबकि राजस्थान के अंदर हर जितनी सौर ऊर्जा उत्पादन पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहा है। मुफ्त सूरज की लाइट मिल रही है, सबसे ज्यादा थर्मल प्लांट यहाँ राजस्थान में है, फिर भी इतनी बिजली महंगी क्यों है? इसके बारे में ये नहीं बोल रहे। बोलेंगे बाकर जी क्या कहना चाहेंगे? सर बिजली के बारे में मैं बता दूं आपको, 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से राजस्थान सरकार खरीद के और राजस्थान के लोगों को फ्री बिजली दे रही है। 12 रुपए प्रति यूनिट, 12 रुपए प्रति सौर ऊर्जा से सारी पूरी नहीं होती जानी जी, सौर ऊर्जा सारी पूरी नहीं होती, फिर भी 12 रुपए प्रति यूनिट राजस्थान खरीद करके और देश के किसानों को, राजस्थान के किसानों को कांग्रेस के राज में फ्री बिजली मिल रही है। किसान के बेटे को, किसान के हित की बात राजस्थान सरकार कर रही है। और जो आप ये बता रहे हो ना कि ये महंगी क्यों मिल रही है, उसका भी ये कारण ये है, जो बिजली के संयंत्र थे जो पिछली भाजपा की सरकार ने रख रखाव के अभाव में उनको खराब कर दिए, और जो रानी सरकार पीछे जाके गई थी वो बिजली बोर्ड पे हजारों करोड़ों रुपए का 120 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ के गई थी, वो भी सरकार ने भुगता है। और कोयला सेंटर सरकार के हाथ में है, कोयला सेंटर सरकार में, वो जब चाहते हैं दे देते हैं, जब चाहते हैं नहीं देते। और पीछे कराया है आपको कोयला, निश्चित रूप से कोयला उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रतिदिन जो बिजली के बढ़ते हुए दाम आपने बढ़ाकर और उसके बाद में आप मुफ्त करने का एक ढोंग करते हैं, तो ये भी सरकार का जो दिशा है और दशा है उसको सारी जनता समझती है कि भाई आपने रोजाना क्यों बढ़ाते हो भैया बिजली के दाम जो है वो आप पहले बढ़ाते हो और फिर कहते हो हम मुफ्त में देंगे जी, आपके इतनी यूनिट तक मुफ्त लगेगा, उसके बाद में आपका सारा बिल लगेगा। तो जो आज किसान है, व्यापारी है, आम मजदूर है, युवा है, वो अपने आप को इस बात के लिए ठगा सा महसूस करता है। तो ये जो बिजली का जो मुद्दा है, बिजली के ऊपर अगर आपको बिजली की अगर आप इतनी बात करते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं जो जन घोषणाओं पत्रों में आपने
घोषणाएं की है, तो आप मुफ्त में बिजली दीजिए ना। आपको कौन मना करता है? मुफ्त में दीजिए। आप बोलते हो कि केंद्र सरकार आपको कोयला उपलब्ध नहीं करा रहा। अरे भाई, आपको कोयला तो माइनिंग सिस्टम, आप उसमें पैसा जमा कराइए। आपने जब आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जब आपने जितना पैसा जमा करवाया है वो आपको माइनिंग के माध्यम से आपको उसका पैसा मिला है। क्या कहना और मैं आपको एक मुद्दे की ओर आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि एक तो हमारा जो एक इसी विधानसभा का बेल्ट का एक गाजर मंडी का मुद्दा है, किसान के लिए बड़ी ठीस है, पीड़ा है कि वो आज जो शहर है गंगानगर, उस शहर के अंदर ले जाकर वो अपनी जो फसल को बेचता है। तो यहाँ जो गाजर मंडी का जो विषय है, साधुवाली जो एक हब बन गया, जो देश विदेश के अंदर हमारी जो गाजर जा रही है, प्रत्येक कोने के अंदर भारत के और राजस्थान के प्रत्येक कोने में गाजर का जो है वो यहाँ से व्यवसाय हो रहा है। परंतु उसको जो मंडी की जो बात कर रहे हैं, तो मंडी में राज्य सरकार एकदम गौण हो जाती है, राज्य सरकार बात नहीं करती। हमने कई बार इस प्रकार के डेलीगेशन जो है वो जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, वहां के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को, इनको मिले, वो सारे के सारे सुने हो जाते। पता नहीं ये क्या मुद्दा है कि आप किसान की बात करते हो और किसान के लिए गाजर मंडी के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते, और वहां गाजर मंडी नहीं है। अगर वहां मंडी डेवलपमेंट हो, मंडी का विकास हो, मंडी बने, तो निश्चित रूप से वहां पर आलू जो है, गोभी या प्रगतिशील किसान जो जहां जहां बात करते हैं, वो सारी की सारी मांगे वहां पूरी हो सकती है। जी बकर जी, गाजर मंडी के बारे में मैं आपको बता दूं, विधायक जी इस पर पुरजोर लगे हुए हैं। विधायक जी ने कहा भी है शीघ्र ही वहां पर गाजर मंडी स्वीकृत करवाने की बात चल रही है, हो भी जाएगी। पूनिया जी विद्युतीकरण की ये बात कर रहे हैं, तो ये सरकार वेंटिलेटर की सरकार है। इन्होंने अपने होटलों और ऐशो आराम के पैसे जनता से वसूले, जनता पर इतना बड़ा स्थायी सलूक लगाया जो बीजेपी सरकार के टाइम कभी नहीं था। इतने बड़े बड़े बिल लोगों को थमा दिए जी, उनके कनेक्शन कटने की नौबत आ गई। और सारा पैसा कहां जाता था? इनका जी सारा पैसा होटलों में और ऐशो आराम में खर्च हो रहा था। सभी विधायकों को होटलों में रोक रखा था, ये बात जग जाहिर है। ये सरकार होटलों में अपने 5 साल पूरे कर गई, और इनके मतभेदों ना विकास हुआ, इनके मतभेदों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा, ये बात भी जग जाहिर है। परमेंद्र जी भाकर साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर धरातल पर सादुल शहर में विकास हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए आप। इस सादुल शहर पर माननीय विधायक जी का विकास कार्य कराए गए, उनका स्वागत है जी, बिल्कुल। और विधायक का काम भी है स्वागत और विकास कार्य करवाना, उनका स्वागत है। और उनको चुना किस लिए गया है? विकास कार्य के लिए चुना गया है। लेकिन जो आराम गरीब जनता और छात्रों के मुद्दे हैं वो बिल्कुल गौण है, शून्य है। विकास सिर्फ बनावटी और कागजों में दिखाया गया है। परमेंद्र जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अमित शाह जी को भेज दिया जाता है। अरे भाई, अमित शाह जी को क्यों भेज दिया जाता है जब आपके पार्टी के अंदर ही एक दंगल मचा हुआ है? आप ये देखिए कि सचिन पायलट जी यहाँ से अपने विधायकों को लेकर और मानेसर चले जाते हैं और गुड़गांव चले जाते हैं, वहां के अंदर वहां पे अपने लोग हो जाते हैं। यहाँ पीछे के पीछे ये रिकॉर्डेड बात है कि आपका जो मुख्य सचेतक है, उस मुख्य सचेतक महेश जोशी जी ने इस बात के लिए एप्लीकेशन दिया एसईडी को कि हमारे के ये एसईडी के एप्लीकेशन दिया। बात रिकॉर्डेड है कि हमारे जो विधायक है वो विधायक सचिन पायलट जी ले गए। तो भाई सचिन पायलट जी को रोको, अमित शाह जी तो आपसे दूर है, विपक्ष के पास। ये तो गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, लोगों ने 5 साल कांग्रेस को चुना और बीजेपी के लोगों ने सरकार गिराने का काम किया। वो कुशल नेतृत्व की वजह से सरकार बची। हम बीजेपी को कहना चाहेंगे कि जिसे जनता अपना मत देती है, 5 साल उसे सरकार चलाने दें। उसकी नीतियां पसंद आएगी तो सरकार रिपीट होगी, उसकी नीतियां पसंद नहीं आएगी तो दूसरी सत्ता आ जाएगी। परंतु जो ये बीजेपी काम कर रही है, प्रत्येक राज्य में जाकर सरकार गिराने का काम कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं इसे गलत मानता हूं। डिबेट के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि जिसे जो जनता का निर्णय हो उसे 5 साल लागू रहना चाहिए। अरे भैया, सचिन पायलट जी को मनाइए ना। हमारा मैं ये कहना चाहूंगा, आपके ऊपर आरोप लगा रहे सचिन पायलट जी, रोजाना कह रहे हैं आप उसको, आपका प्रदेश अध्यक्ष, आप उसको नकम्मा, नकारा और निकम्मा कहते हो। इस प्रकार की अशोभनीय भाषा माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये क्या विषय है? माननीय मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, सचिन पायलट जी को मनाइए आप। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। दरअसल में भाजपा और कांग्रेस का यही हमेशा खेल चलता रहता है। कभी तो ये राज्यसभा के नाम पे एक दूसरे विधायकों को उठाते रहते हैं, कभी उनको प्रॉब्लम देते हैं, कभी तीसरे दल को देते हैं, तीसरे जो छोटे छोटे पार्टियां उनको देते हैं, कभी कांग्रेस वाले बसपा को अंदर मिला लेते हैं, कभी भाजपा वाले भी ये काम करते रहे हैं। तो ये जो जनता, जो राजस्थान की जो 80% जो आबादी, जो किसान गरीब मजदूर है ना, उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। दरअसल में ये इसमें अपना व्यक्त जाया करते रहते हैं। और मैं इन दोनों पार्टियों का आपके माध्यम से नसीहत दूंगा
कि अगर ये नहीं सुधरे, अगर इन्होंने किसानों की आवाज़ नहीं सुनी, अगर किसानों की समस्याएं, गरीब की समस्याएं अगर हल नहीं की, तो इनके ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। पंजाब की तरह यहाँ भी राजस्थान में इनका सुपड़ा साफ होगा। और एक पुनिया जी मैं आपको और कहना चाहूँगा, अभी हमारे साथी खिचड़ साहब ने भी कहा और एक हमारे उधर बाखर साहब ने भी कहा कि सड़कें बहुत बन रही हैं, विकास हो रहा है। तो मेरा इनको चैलेंज है, गंगानगर और सादुल शहर की जो रोड बनी है वो बने हुए चंद ही दिन हुए हैं, यहाँ अपने ईंट भट्टा है उसके सामने सारी उखड़ी पड़ी है, जगह जगह उखड़ गई, अभी ये उस पर पेच वर्क करवा रहे हैं। और ये भी किकर, मेरे गांव लालगढ़ जटान से किकरचक की तरफ सड़क जाती है, वो अक्टूबर में बन के तैयार हुई है और अभी जनवरी चल ही रहा है, 3 महीने हुई हैं। जहां पे अपने विधायक ने उद्घाटन किया उसका ऑन रोड पे, उसके सिर्फ 30 फुट बाद में वो सड़क बिखर चुकी है। आए और देखें विकास कहाँ है, भ्रष्टाचार का ये तो नंगा नाच है, यहाँ पे विकास नहीं है। सर सड़क हमने बनाई है ना, जानी जी पहले मान गए, हम तो इनका धन्यवाद देंगे कि ये मान के भी सड़क बनाई है। अब रही बात, जो सड़क अच्छी बनी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी बनी है, उस पे लोग ज्यादा लाइक करते हैं, उस सड़क पर बड़े बड़े साधन आते हैं, वो सड़क उखड़ गई तो क्या हो गया, उसकी मरम्मत हो जाएगी ना। बनाई है हमने, विकास तो करवाया है, जानी जी का धन्यवाद, ये पहला काम हमारा माना, इन्होंने विकास करवाया है। अब रही बात, कोई चीज उखड़ती है, कोई कपड़ा लाएंगे वो पाटेगा ही ना, कोई जूता लाएंगे वो उखड़ेगा ही ना, तो क्या हो गया, उसकी मरम्मत हो जाएगी, दोबारा बन जाएगी। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि जो सड़कें नहीं बनने वाली थी वो कांग्रेस के राज में विधायक मोदी ने बनाई, और ये मेरे दादाजी जिनको मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा, इन्होंने स्वीकार किया है, विकास हुआ है। विकास सभी पार्टियां विकास करवाती है, परंतु जो 4 साल में जितना विकास हुआ वो 40 साल में विकास नहीं हुआ। इसके लिए मैं दादाजी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने विकास को स्वीकार किया है। करना चाहिए, सच्चे आदमी को विकास स्वीकार करना चाहिए। हर मंच पे बोलते हैं विधायक साहब जानी जी कि ये काम मैंने स्वीकृत करवा दिया, मेरा काम था स्वीकृत करवाना और राशि लेकर आना। अब आप गांव वाले 5 आदमी 10 आदमी मिलकर एक कमेटी बनाओ, जी शेड्यूल के हिसाब से अपना निर्माण कराओ, चाहे वाटर वर्क्स का है चाहे सड़क का है। विधायक साहब खुले मंच पे कहते हैं। अब मैं बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। आप इतने जागरूक हो, आप क्यों नहीं हमारे के ठेकेदार को पाबंद किया या जी शेड्यूल के हिसाब से क्यों नहीं निर्माण किया? जब आपके गांव की रोड है तो आपकी भी कोई मोरल ड्यूटी बनती है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी तो। अच्छा, ये नगर पालिका लालगढ़ की बात है, 100 करोड़ रुपए इनके गांव में, ये 90 करोड़ रुपए लालगढ़ को नगर पालिका की कल्पना नहीं कर सकता था। 90 करोड़ रुपए, स्ट्रीट लाइट, CSC, बड़ा पार्क, सड़कें, नगर पालिका भवन, इंदिरा रसोई, वॉलीबॉल ग्राउंड, एम्बुलेंस, धर्मशाला, हाईमास्ट लाइटें, मतलब 90 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। और लालगढ़ में ऐसी कोई सड़क नहीं है जो सारी की सारी CC रोड बन गई, और ये कल्पना नहीं कर सकते। आज भी एहसान नहीं मानते तो मैं नहीं मानता, अगर भगवान खुद उतर जाए तो भी ये राजी होने वाले नहीं है। अभी जो इन्होंने कहा 90 करोड़ रुपए का आपके गांव में विकास हुआ है। अभी मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि सड़कें उखड़ गई तो उसका पेचवर्क हो जाएगा। ये सड़क ऐसी चीज है भी, अगर उसके बनी नहीं है और उसे उसका पहले पेचवर्क चालू हो गया तो वो कितने दिन चलेगी? अभी तो 6 महीने रहे हैं ये, अभी ये 1.5 साल हो गया जी। अभी ये 6 महीने इनकी सरकार रही है, 6 महीने बाद में ये चले जाएंगे। ज्यादा आने जाने और उसमें भ्रष्टाचार क्या हो गया? नहीं, उसमें कितना हाईवे नहीं चल रहा। ये आरोप ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो सड़कें बनाई वो उखड़ी नहीं, सड़कें बनाई वो उखड़ी नहीं, संतोष जी सार ने सड़कें बनाई उखड़ी नहीं। जो चीज ज्यादा चलेगी वो उतनी जल्दी वो विकास का हुआ। ये बात नहीं है। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उनके समय सड़कें उखड़ी तो जनता ने आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मोजिज लोग हो, आपको गांव में मांग उठानी चाहिए। वही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि उनके समय सड़कें नहीं उखड़ी, क्या उनके समय अगर सड़कें उखड़ी, भ्रष्टाचार किया तो जनता ने उनको नकार भी दिया। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और इनके साथ भी यही होने वाला है। अभी की बात पहले आप बोले, मैं इनको पूर्ण रूप से नकारता हूं कि जहां तीसरा मोर्चा है, मैं यही कहूंगा इस देश में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आना जाना चाहिए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। जहां तीसरा मोर्चा है उस देश का, उस प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। चाहे हरियाणा की बात कर लो, चाहे पंजाब की बात कर लो, जो ये नशे की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, जहां पर्सनल व्यक्ति की सरकार आई उस देश का उस राज्य का भट्टा बैठ गया। मैं मानता हूं चाहे कांग्रेस आए और चाहे बीजेपी आए, पूरे देश में यही होना चाहिए, दोनों पार्टियों ने राज करना चाहिए। देखो, अभी मैं इनकी बातों को जवाब दूंगा। पहले तो मैं सड़क की बात, ये मैंने बताया कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार का नंगा नाच अपने क्षेत्र में किया तो जनता ने उनको नकार दिया। सेम वो स्थिति इनकी है, इनको जनता आने वाले 6 महीने बाद में इनको नकारने वाली है। रही बात, इन्होंने कहा हमने लालगढ़ में विकास कार्य कराया, स्ट्रीट लाइटें लगाई, तो स्ट्रीट लाइट तो अभी आप मेरे साथ चलो, आधी से ज्यादा तो आज भी नहीं जल रही है। वो करोड़ों रुपया गया किसका? जनता को तो लग रहा है पैसा। वो बाद में रोज रोज एक चीज का बजट थोड़ी मिलता है। नहर इंदिरा गांधी जब 1954 में स्टार्ट हुई थी बननी, उसके आज कितने 75 वर्ष के बाद में उसका निर्माण कार्य चालू हुआ है।
बजट नहीं मिला उसको नहर को। ये बात तो देखो, उसी तरीके से 1 लाख का मोबाइल का फोन लेके आए, उसी- हो गया, नहीं तो क्या होगा फिर? हाँ, वो आधी तो जल ही नहीं रही, हाँ वो आधी तो जल ही नहीं रही। CHC का भी निर्माण कार्य अभी ये चालू किया है, अब देखी जाए इनका पूरा होगा कि नहीं होगा। रही बात इन्होंने सड़कों की बात कही, तो आज वहां पे इन्होंने नालियां बना दी, गंदे पानी की निकासी है नहीं, लोगों के आए दिन झगड़े होते हैं, आप पता करिए ना। चलो उसके अंदर है ना, उसके अंदर रोजाना झगड़े हो रहे हैं। लालगढ़ के पार्षदों ने, मैं आपको बताऊं, लालगढ़ के पार्षदों ने नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ धरना लगाया, और जब ठेकेदार वहां पे मिट्टी के अंदर ईंटें लगा रहा था, लिपाई कर रहा था, उसका सोशल मीडिया में लाइव चला, और तो उस पार्षद के खिलाफ इन्हीं पार्टी के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया SC/ST का, और उस पार्षद ने पैर पकड़ के इनसे माफी मांग के खेड़ा छुड़ाया कि यार तो हमारा खेड़ा छोड़ दे, क्योंकि जो भी थानेदार लगता है इनकी डिजायर पर लगता है। ये तो पुलिस के माध्यम से आम जनता जब इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाती है उस पर अत्याचार करते हैं, तो अत्याचार का नमूना जितना था लालगढ़ गांव है, बिल्कुल सबसे ज्यादा साधुल शहर का विधायक थाने तहसील की राजनीति नहीं करते। अगर मैं बात करूं एक बच्ची जानी जी की, अगर वहां दर्द काम हो रहा था, अगर पार्षद में मुकदमा दर्ज कराया तो इन्होंने उसका साथ देना था, उसके साथ में बैठना था और प्रशासन से मिलना था। इसमें झूठे मुकदमे क्यों कराए जा रहे हैं? ऐसा मामला कहीं नहीं हो सकता। साधु शहर विधानसभा में ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई थाना नहीं है जहां पर दबाव से मुकदमा दर्ज होता है। हमेशा सत्ता की चलती है, विधायक सत्ता पक्ष का है, और हमेशा सरकार की भी वो डिजायर पे आते हैं, तो अधिकारी वो उन्हीं की मानते हैं, आम आदमी की नहीं मानते। वो जाएंगे आपके पास। पूनिया जी ऐसा है जी, अभी जो ये वाद विवाद हो रहा था, आमजन की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। सड़क है, शिक्षा, ये आमजन की मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है, और इसमें कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार होता है तो सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों का एक फर्ज बनता है कि उसकी सही तरीके से जांच करके, और जो भी इसके अंदर लापरवाही हुई है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। दूसरी बात, विजय भाई साहब की भी अच्छी बात है कि जब कहीं भी मूलभूत सुविधा का कोई विकास होता है तो अपना भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, आमजन का फर्ज बनता है कि उसकी पूरी देख रेख वो खुद करे। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब मैं एक किसान प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ खड़ा हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, ये तो सत्ता और विपक्ष का खेल चलता रहता है। मेरे सवाल का अभी तक यहाँ जवाब नहीं आया है भी किसान इस देश में आखिर कब तक आंदोलन करता रहेगा? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता खड़े हैं, फसल को लेकर, सिंचाई पानी को लेकर कब तक आंदोलन करता रहेगा? इसका अभी तक किधर से भी जवाब नहीं है। बड़ा चिंता का विषय है। सुनील जी एक मिनट बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सड़क पर बात करना चाहूंगा जी। सड़क पर हमारे बड़े भाई सर परमेंद्र जी ने बताया भी टाइम हो गया, कार्य लग जाते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। 4 साल पहले यही एक नगर पालिका की रोड मंडी साधुल शहर में उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे, वो आज भी रोड वैसी की वैसी कायम है, कहीं से भी एक कार्य नहीं लगी, उस रोड कायम है। और इनके 1.5 साल मनी है, जगह जगह जाके चेक कर ले, इन्होंने कोई 10 जगह जांच करवाई, उस रोड में कोई अंतर नहीं आया, तो ये बोल रहे हैं गंगानगर की रोड 1.5 साल में फूट गई, तो इनको अपनी भी जांच करवानी चाहिए। और दूसरी बात, विधायक जी से मैं एक निवेदन करूंगा भी इनके घर के पास से, इनके बिल्कुल घर के पास से जी सड़क बन रही है, उसको 1 किलोमीटर सड़क को बनते हुए 6 महीने हो गए, और ये बात करते हैं विकास की, कभी इधर से रास्ता बंद कर दिया, कभी उधर से रास्ता बंद कर दिया जी। इतने लोग परेशान हैं, बाहर से अबोर जाने वाले, संगरिया जाने वाले, मानगढ़ जाने वाले, हर लोग परेशान है। 1 किलोमीटर के लिए 6 महीने हो गए, कभी इधर से रास्ता बंद कर रहे हैं, और बात विकास की करते हैं। विकास सिर्फ धरातल पर है ही नहीं जी। और साधुल शहर से जो संगरिया रोड बन रही है लगभग 3 साल हो गए, अब तक पूरी नहीं हुई, बीच बीच में कोई पुलियां बन रही है, जनता परेशान है। बात करते हैं विकास कार्य की, 4 सालों के अंदर अब इनको पहले तो भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी राहुल गांधी के नेतृत्व। आपकी तो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। हमारी बिल्कुल निकली है, जनता का आक्रोश निकल रहा है वो। अब जो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ने नहीं पड़ते, अगर विकास कार्य किया होता तो हाथ जोड़ रही है जनता की सरकार, निकम्मी सरकार से कैसे पीछा छूटे। और अभी जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं तब जनता बता देगी इनको कि इन्होंने क्या काम किए। सड़कें कोई भी सड़क बन रही है, सब भ्रष्टाचार से लिप्त है, कोई भी बिना भ्रष्टाचार सड़क नहीं बन रही है, सभी जगह लूट हो रही है। चुनावों के आप डाटा उठा के देख लीजिए, साधुल शहर के हमारी पंचायत समिति का आज तक रिकॉर्ड रहा है कि सत्ता पक्ष की कभी भी पंचायत समिति नहीं बनती, सत्ता पक्ष के खिलाफ का विधायक बनता है, ये प्रधान बनता है। ये पहली बार हुआ है कि साधुल शहर पंचायत समिति का प्रधान सत्ता पक्ष के साथ का बना हुआ है। बीजेपी टिकटें नहीं दे पाई,
19 सिंबल थे इस पंचायत समिति के, इनको 19 में 10, अरे 10 कहाँ जीते हैं दादा, 10 खड़े किए थे आपने, 10 से जीते कहाँ हैं आपके 10 से, मात्र आपके 2 या 3 जीते हैं। आपने 19 किए थे, जिला परिषद में यहाँ 7 सीटें थी अपने सादुल सर इस ब्लॉक की, और 7 की 7 जीत के आई है। विधायक के कामों पे जनता ने मोहर लगाई है। सेमीफाइनल में विधायक के कामों को जनता ने स्वीकार किया है, विकास के कामों को स्वीकार किया और आगे भी करेंगे लोग। एक छोटा सा पूनिया जी, मैं सबसे छोटा युवा बच्चा मान लो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि भी आजकल नशा सादुल शहर में चरम सीमा पे है, तो उसको रोकने के लिए हमारे विधायक महोदय जी कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं, परंतु जब तक बच्चों के लिए खेल के लिए ग्राउंड ही नहीं होगा तो बच्चा जब तक अपने शरीर को उस दिशा में लेके जाएगा खेलने के लिए तो वो अपने आप नशा नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सादुल शहर में आज तक बहुत सरकारें आई गई परंतु आज तक खेल ग्राउंड नहीं बना। जो सब खेल स्टेडियम की बड़ी मांग है, स्टेडियम है वो अभी नगर पालिका के द्वारा सफाई की गई है उसमें, और मैं ये चाहता हूं कि भी मेरी युवा होने के नाते ये मेरी ये मांग है भी जल्दी से जल्दी, अभी बजट आने वाला है 10 तारीख को बजट, अशोक जी गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब बजट ला रहे हैं, तो मेरी विधायक से प्रतिनिधि से या विधायक जी के साथी से मेरी अनुरोध है कि आप उस बजट में भी सादुल शहर के लिए स्टेडियम का निर्माण के लिए आप बजट का प्रावधान करें और उसका ऐसा उदाहरण पेश करें विधायक जी कि भी पूरे गंगानगर जिले के अंदर वैसा कोई स्टेडियम ना हो। जी धन्यवाद। मैं बोलना चाहूंगा, एक छोटी सी मांग है कि खाद्य सुरक्षा के अंदर जिनके लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, पिछली भाजपा सरकार के अंदर मात्र एक एप्लीकेशन देने से लोगों के नाम जुड़ जाया करते थे। आज जो तरह तरह के अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो राज्य सरकार उसको पूरा नहीं होने दे रही, और जो खाद्य सुरक्षा में अगर आपका नाम है, किसी लड़के की शादी होगी उसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा जा रहा, उसके बच्चे होंगे उनके बच्चों का नाम नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि उनको गेहूं देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डबल गेहूं किया, 5 किलो राज्य सरकार देती थी, 5 किलो केंद्र सरकार ने किया कोरोना काल के अंदर, और आज तक भी वो मिल रहा है। उसके राशन कार्ड में नाम तक नहीं जोड़े जा रहे। ये विकास की बात करते हैं। पूनिया जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दोनों सरकारें ये कहती हैं हम किसान हितैषी हैं, परंतु जो ये सादुल शहर में सबसे बड़ी जो आवारा पशु हैं, आवारा पशु, इनका भी समाधान नहीं होता। जब कोई भी पार्टी आती है वो कहते हैं हम ऐसे कर देंगे, बीजेपी सरकार कहती है हम ऐसे कर देंगे, कांग्रेस सरकार कहती है हम ऐसे कर देंगे, परंतु यहाँ पे किसी सामंजस्य के कारण, या मैं विधायक महोदय से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इन जो आवारा पशु घूम रहे हैं ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनका भी समाधान किया जाए। पूनिया जी ये मुद्दा भटकाव की तरफ जा रहा है, लेकिन हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ये मेरी पार्टी की भी है। मेरी एक आदत है, जो सही बात है उसको मैं सही कहता हूँ, गलत है उसको चाहे मेरी पार्टी के है। मेरी पार्टी के अभी कार्यकर्ता ने कहा कि जो अन्न मिलता है, यहाँ बीपीएल परिवार है, अगर इनकी जांच करा ली जाए तो आपको एक आश्चर्य होगा भाई सादुल शहर के अंदर बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सेठ साहूकार बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। वो किस कारण से बने हुए हैं? उनके ऊपर नाम क्यों लिखवा देते हैं अपने पार्टी के? अपने नाम, जब नियम है बीपीएल कार्ड, मेरा बीपीएल कार्ड है तो मेरे मकान के आगे नाम लिखा जाएगा बद्री विशाल बीपीएल। राज्य सरकार अरे भाई एक मिनट नहीं, कौन रोकता नहीं है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की बू इसमें आ रही है। इसमें मुख्य दोषी आप किसको मानते हो? मुख्य दोषी जो नगर पालिका है, जिसके हाथ में नगर पालिका है, वही मुख्य दोषी है। एक वोट की राजनीति के लिए आप हर मामले में खिलवाड़ करते हो। इसकी सरकार है, राज्य सरकार का मुद्दा है, इसका कोई ऐसा मुद्दा है विधायक जी जांच करवाए, अगर ऐसा मुद्दा है तो विधायक जी जांच करवाए। ऐसा है कि अगर विधायक जब कोई भी पार्टी का बने, वो फिर विधायक कोई किसी एक पार्टी विशेष का नहीं है, वो सब लोगों का हो जाता है। अगर विधायक जी ने अच्छे काम कराए, निश्चित रूप से जो आप लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से साधुवाद की बात है, और वो उनका फर्ज भी था, दायित्व था, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जो गंगानगर से हिंदूमल कोट जो रोड जाती है, वो निश्चित रूप से उस रोड के ऊपर कई बार हमने यहाँ पर जिला एसपी को इस बात के लिए डेलीगेशन मिला, और उसके बाद में वहाँ के सीओ से मिला। हम लोगों ने वहाँ थाने के अंदर, हिंदूमल कोट थाने के अंदर हम लोग गए। वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, रात को लोग, हजारों लोगों का आवागमन वहाँ रहता है, परंतु वहाँ उन लोगों के साथ छीना झपटी होती है, मारपीट होती है। उसका एक परिणाम क्या निकला कि एक व्यक्ति, उसके साथ इतनी मारपीट हुई, रात को दो लोग जा रहे थे, उसके साथ मारपीट हुई, वो कोमा में चला गया, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद में अब आपने कल खाट लबाना में देखा कि खाट लबाना गाँव के अंदर वहाँ धरना लगाना पड़ा लोगों को, वहाँ एक नवजात भ्रूण मिला।
तो ये जो मुद्दे हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, उसके ऊपर भी सरकार को इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के ऊपर भी अगर अपन अंकुश नहीं लगाएंगे तो इस प्रकार की जो है नशे की जो प्रवृत्ति है या अन्य जो अपराध, जो मारपीट के अपराध है या अन्य छीना झपटी के जो अपराध है, ये बहुत ज्यादा पनपेंगे। प्रदीप जी जोड़ हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? तमाम कांग्रेस भाजपा के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या कहना सर? सबसे पहले तो मैं आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं और उनके आदर्शों पर मैं बहुत कुछ अमल भी करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आज के इस डिबेट कार्यक्रम को इतनी सफलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए और सारे जो सीनियर लोग, नेतागण लोग हैं, उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। मैं निश्चित रूप से गैर राजनीतिक आदमी हूँ और मैंने सोशल मीडिया पे या किसी को निवेदन करके शहर के कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं, वो सिर्फ उठाए हैं, उनका हल नहीं हुआ है। जैसे कि नंदीशाला है, एक शहर में ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए जहाँ छात्र छात्राओं को निःशुल्क पढ़ने के लिए, घर पे ले जाने के लिए या बैठने के लिए पुस्तकें मिलनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, शहर के धनाढ्य लोग भी ऐसी लाइब्रेरी के नाम पे दुकानें खोल के बैठे हैं, 1000 रुपया प्रति माह एक बच्चे से ले रहे हैं और उनको बदले में सिर्फ बेंच और एक कुर्सी दी जा रही है बैठने के लिए। उस चीज के 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। वो छात्रों के साथ, एक तो पेपर लीक का मामला सब लोगों ने बता ही दिया है, कितने युवाओं के साथ हो रहा है ये। और सादुल शहर में मैंने विधायक महोदय जी से भी निवेदन किया है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय इस शहर में होना चाहिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जगह चुने शहरवासी कोई प्रस्ताव लाएं। तो प्रस्ताव लाने के लिए जो सक्षम संस्थाएं हैं, जैसे कोई ट्रस्ट है या कोई स्कूल कॉलेज है या कोई सरकारी बिल्डिंग है, व्यापार मंडल है, तो वो प्रस्ताव दें विधायक महोदय को। और विधायक महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि मैं सादुल शहर को 50 लाख रुपए की लाइब्रेरी दूंगा। ये बहुत अच्छी घोषणा है। अमली जामा कब पहनाया जाएगा इसको, इसकी मुझे प्रतीक्षा है। नंदीशाला का जो मामला है पूरे शहर का मामला है। पशुओं से बहुत नुकसान हुआ है, कई जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, बुजुर्ग, महिलाएं उससे चोटिल हुई हैं और कईयों की डेथ भी हुई है। ये मुद्दा बहुत गंभीरता से उठा, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। मुख्य किस पर आरोप लगाना चाहेंगे आप? आरोप नहीं सर, ये दोनों नंदीशाला का मुद्दा चेयरमैन, वर्तमान नगरपालिका और विधायक को मिलकर के इसको समाधान करना। विधायक महोदय ने ये कहा भी जगह दे नगरपालिका, क्योंकि नगरपालिका ही भूमि देने में सक्षम है शहर में। जैसे पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। नगरपालिका ने जो उसके पास भूमि थी, 3 बीघा थी, 6 बीघा थी या 4 बीघा थी, वो उन्होंने प्रस्ताव दिया, पालिका मंडल में प्रस्ताव भी पास हुआ, सारे पार्षदों ने सहयोग भी किया और लोगों ने चंदे के रूप में अपने अपने नाम भी लिखवाए। लेकिन एक कोई ऐसा मामला कि कोई 6 करोड़ की राशि का कोई प्रावधान विधायक महोदय ने बताया भी 6 करोड़ रुपए मैं दूंगा, और बाद में वो 6 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से बता रहे हैं भी ऐसा हो नहीं सकता। और उस प्रस्ताव के कारण आपस में इनका कोई तालमेल नहीं बैठा और उस कारण से नंदीशाला आज भी भटक रही है। नंदी आज भी शहर में भटक रहे हैं और आवारा पशुओं की समस्या जो किसानों के लिए भी है और आम नागरिकों के लिए भी है, उन सब के लिए ये जो समस्या है। अरे भाई आप लोग बोल रहे थे, मैं चुप था ना, तो मेरे को बोल लेने दो यार। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ इस शहर की समस्या ना तो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना आपियों की है, ना किसी और की है, ठीक है। ये शहर की सबकी समस्या है। मैं आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, इन प्रखर वक्ताओं के माध्यम से उन जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज किसी भी प्रकार से अपने पर्सनल इशू को त्याग करके और नंदीशाला का निर्माण करवाइए। ये शहर में बहुत अच्छी बात होगी। जैसे चमारखेड़ा गांव है अपने पास में, यहाँ पूरा गांव कैटल फ्री है, उस गांव में कोई भी पशु नहीं है। मेरे को किसी ने बुलाया कि हमारी गांव में कोई भी आवारा पशु नहीं है, गौशाला है, उसमें नंदी और गायें सब रहती हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद पूरे गांव में पहले घूमा हूँ, लोगों को पूछा, मैंने कहा वो गाय को गुड़ या रोटी देनी है, कहाँ मिलेगी? कह जी गलियों में तो कोई है नहीं, आप जाओ वहाँ गौशाला में। और वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो ये तो शहर बहुत बड़ा है, यहाँ बड़े बड़े दानी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, तो उन सबको ये इसका प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो मुख्य मुद्दा था विधायक महोदय के कार्यकाल का, 4 साल का सरकार के कार्यकाल का, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले बता दिए गैर राजनीतिक आदमी हूँ।
जगदीश जांगड़ जी के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर सादुल शहर एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर सादुल शहर। वो जो चाहें सादुल शहर में विकास करवा सकते हैं, उन्होंने करवाए हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ कमियां हर जगह रहती है। अब संगरिया की जो सड़क है, हकीकत में ये सड़क लोगों के लिए दुखदायी हो रही है, जो कैंचे तक नहीं बन रही है। पता नहीं कारण उसका क्या है। एमएलए साहब का काम था बजट जारी करना, उसके बाद में विपक्ष, पत्रकार साथी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों को इस बात को उठाना चाहिए कि इस कैंचिया तक के 3 किलोमीटर के मार्ग में ऐसा कौन सा भूत प्रेत या कोई ओपरी छाया आ गई है, ये सड़क पूरी नहीं हो रही है। विधायक जी से पूछेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैंगो मैन हूँ, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी को पूछूं जाके भी सड़क क्यों नहीं बन रही है, ठीक है ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हकीकत यही है कि वो सड़क पूरी नहीं बन रही है। तो ये सड़क भी बननी चाहिए, नंदीशाला का मामला भी हल होना चाहिए और शहर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी होना चाहिए। दीपक छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, सब तो पहला तो मैं ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਜਮਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। चलिए चलते हैं अब राजेंद्र जी जानियान जी। मैं हमारे जो साथी खिचड़ साहब हैं जी, तो इन्होंने जो कहा कि तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं आनी चाहिए, तो वो तो ये बात स्थानीय मुद्दों की बात करें। पहले इनकी मैं बात का जवाब देना चाहूंगा। एक है मैं गुलगुला भी खावा और गुड़ू भी परहेज करा। इनके राहुल गांधी ने अभी जो समापन यात्रा हुई उसमें 23 क्षेत्रीय दलों को पलक पावड़े बिछा के उनको बुलाया। बार बार मीडिया में खबर आ रही है कि इतने आएंगे इतने आएंगे। ये कहते हैं विकास नहीं होती, विकास नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर जानी जी स्थानीय मुद्दों, सादुल शहर के स्थानीय मुद्दों पर बात इनका जवाब प्लीज आपसे निवेदन है। अच्छा, तो स्थानीय मुद्दे अभी तक इन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया कि इन्होंने सरसों का जी दे रहे हैं आपकी बात नहीं, कहाँ दे रहे हैं अभी नहीं। ये 15 से 20% 15 मुआवजे के लिए बता दिया है, घोषणा हो गई है, मुआवजा दिलवाएंगे तुरंत। अच्छा, तुरंत ये अगर दिलवाएंगे तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पर तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे साथ इन्होंने मूंग में धोखा किया और अब आगे फिर ये हमारे साथ सरसों में धोखा करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। अच्छा, उसका मायना होता है। दूसरी कि इन्होंने ना विकास है ना, विकास अभी जिस तरह हमारे साथी ने कहा कि जब हमारी नस्लें नहीं बचेंगी तो हम उस विकास का क्या करेंगे। तो ये बात सत्य है। आज के समय में हर परिवार में एक एक सदस्य है, उनका युवा वर्ग जो नशे की चपेट में आ रहा है। और जितनी भी यहाँ प्रशासनिक मशीनरी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आम जनता से भी मैं अपील करूंगा कि कोई भी अगर मुद्दा, अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर आपकी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए सीधा सीधा विधायक जिम्मेवार है। उसका कारण ये है कि विधायक की डिजायर पे ही कर्मचारी और अधिकारी लगते हैं। अगर विधायक के खिलाफ चल के एक कदम भी वहां पर उस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं रह सकता। परंतु यहाँ के विधायक ने हमेशा इस मामले में कोई भी आम जनता की सुनवाई नहीं की है। इसका जीता जागता मामला में लालगढ़ वो दलित वर्ग की जो लड़की है उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की, इसके कारण उस बच्चे के साथ ये हुआ। 6 घंटे में आरोपी राउंड अप हो गए, गिरफ्तार कर लिया। इससे ज्यादा पुलिस क्या करेगा ये बताओ, इससे ज्यादा पुलिस क्या करेगा? थानाधिकारी को हटा रहे थे, उसी को विधायक ने अपनी डिजायर से तीसरे दिन उसको चुनावट का थानाधिकारी लगा दिया। और अभी कल क्यों, जब जनता उसको नहीं चाह रही, जनता उसको नहीं चाह रही, तो विधायक ने क्यों लगा दिया? अभी नेता वाला में कांड हुआ है, अभी नेता वाला में कांड हुआ है कल, तो वहां भी क्या नाम है, वही थानाधिकारी एक निर्दोष आदमी को उसमें फंसा रहा है। और उसके लिए आज गंगानगर की जनता का आंदोलन कर रही है, हजारों आदमी इकट्ठे हुए हैं उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ, भाई साहब बोल रहे हैं सब काम विधायक जी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है अकेला विधायक क्या क्या काम करेगा? हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम जागरूक आदमी होने के नाते हमारा कोई फर्ज नहीं है क्या समाज के प्रति, शहर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के बच्चों के प्रति? रही बात, मेरे दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही, नशा सदा से चला आ रहा है, हमने उसे अंकुश लगाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। हम सभी को मिलकर उस नशे के खिलाफ इकट्ठे होना चाहिए। जहां नशा हो रहा है वहां पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे एक विधायक महोदय हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो। हम सभी मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम इस पर जरूर विजय हासिल करेंगे। और ये मुद्दा मैं भी कहता हूं भी नशे का मुद्दा बुरा है, हमारी जो युवा पीढ़ी गर्क में जा रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे भाई ने कहा स्टेडियम की बात,
मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं कि इसी बजट सत्र में सादुल शहर में स्टेडियम की घोषणा होगी और स्टेडियम बनाया जाएगा। मेरे अंकल ने कहा लाइब्रेरी और वो नंदीशाला की लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मेरे अंकल का विषय बहुत अच्छा है। नंदीशाला के लिए मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं। उस दिन जिस दिन पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए थे उस दिन भी मैंने ये कहा था आपसी मनमुटाव छोड़कर शहर के किसी का भाई मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, नंदीशाला बनाने के लिए हमें अपनी बात का इशू छोड़ना चाहिए और इकट्ठी मंच पर जाजम पर आकर सभी को पीछे की बातें छोड़ते हुए नंदीशाला का निर्माण करवाया जाना चाहिए। इस बात के लिए हम तैयार हैं। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? नंदीशाला का मुद्दा है। बिल्कुल जी, नंदीशाला के लिए पहले परमेंद्र जी कह रहे हैं हमने गुहार लगाई है, नगर पालिका भी इसकी ओर ध्यान दें। ये मुद्दा पूरे शहर के सामने है जी। अब से पहले गौशाला में 2 बैठक हुई थी, उसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ठीक है, उसके अंदर प्रस्ताव भी पास हुए, नंदीशाला के लिए जगह भी डिसाइड की गई और वहां पे सबसे बड़ी बात रही जी हाथों हाथ दानदाताओं ने दान की घोषणा की, बड़े बड़े दान की। ठीक है, तो कारण क्या मानते हैं आप? कारण उसके बाद जी विधायक जी के पास गए सभी इकट्ठे होके भी क्या उन्होंने वो जगह का पता नहीं क्या मसला था, क्या रिजेक्ट हुआ, वहां से वो जी रिजेक्ट होगी। उसके बाद वो नहीं हुई। तो मेरी दोबारा अपील रहेगी सभी से कि इसको गैर राजनीतिक मुद्दा बना के इस पर सभी को एक जाजम पर बैठ के हल करना चाहिए और कोई ये मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, हल अगर सभी सर्वसम्मति से बैठेंगे तो हो जाएगा। नंदीशाला के लिए विधायक जी ने 6 करोड़ रुपए राज्य सरकार से लाकर देने की बात कही थी और ये शर्त रखी थी कि नगर पालिका 6 बीघा भूमि अगर दे तो उसके अंदर नंदीशाला बन जाएगी। नगर पालिका के पास 4 बीघा अलग भूमि थी, 3 बीघा अलग थी। उन्होंने कहा इकट्ठी 6 बीघा चाहिए, तो इकट्ठी मिल नहीं पा रही जगह। फिर भी उनको 6 बीघा जगह, 3 बीघा जगह जो को दानदाता थे चाहे उनसे सेम रेट पर उन्होंने मोल ली थी ना, तो वो उसी रेट पे उनसे बात हो गई भी 3 बीघे आप दो और 3 बीघा नगर पालिका, 6 बीघा भूमि की बात हो गई। लेकिन उसके बाद जब विधायक जी के पास गए तो उन्होंने आनाकानी की, कोई 6 करोड़ रुपए नहीं थे। इसी तरह उन्होंने थोथी घोषणाएं करके लोगों को लुभाने की कोशिश की और जो उसके बाद में जो नगर पालिका का बोर्ड नहीं बन पाया तो उसके बाद तो बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं हो रहे। मेन बात ये थी, शहर के अंदर विकास कार्य की बात करते हैं, नगर पालिका स्वायत्त शासी संस्था है। विधायक जी ने 1 रुपया आज तक 4 सालों में नगर पालिका को नहीं दिया। क्या वे यहाँ के विधायक नहीं है? और जो पिछली सरकार के अंदर, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पिछली सरकार के अंदर बीजेपी की सरकार थी, 25-25 लाख रुपए के 2 शौचालय मंजूर हुए। पूरे बीजेपी कार्यकाल में बन गए वो, और जब पूरे तैयार हो गए 2018 में सरकार बदली, इन्होंने सिर्फ पत्थर लगाए वहां पे, पत्थर लगाने के सिवाय उन्होंने कोई काम नहीं किया। विजय जी कह रहे हैं 20 करोड़ रुपए की सड़कों का लिए हमने दी। नगर पालिका में एक भी पैसा दिया तो मैं बताए, नगर पालिका की है वो, एक लैंड से शहर में बन रही है, दूसरी संस्था से करवाना ये साधु शहर का अपमान नहीं है क्या? साधु शहर इसके अंदर अपमानित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं विधायक लैंड से विधायक नगर पालिका को दो ना आप, विधायक लैंड से नगर पालिका के अंदर क्या दिए? पैसे हमारे घर में आए, पैसे सीधे सीधे हमारी जेब में आए। विधायक अपने कोटे से ना लगाए, अपने को विकास से मतलब है या पैसे अपनी जेब में आने से मतलब है? पीडब्ल्यूडी बना रही है, सरकारी संस्था होती है, विधायक कोटे से 20 करोड़ की सड़कें बन रही है। ज्यादा बारे में विजय जी बताएंगे आपको, पूछिए आप उनसे। विधायक जी के घरवाली रोड जी 6 महीनों से बन रही है। 1 किलोमीटर रोड है, 6 महीने हो गए। 1 किलोमीटर की रोड है जी, वो 6 महीनों से बन रही है। विधायक जी के बिल्कुल घरवाली रोड है जी, 6 महीने से रास्ता बंद है जी, तो हो क्या रहा है? बद्री विशाल जी ऐसे है, दोनों पार्टियां मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे भतीज से ये आग्रह करता हूं कि कुछ तथ्य है वो सही रखने चाहिए। 6 महीने नहीं है, अभी कोई 1 महीना हुआ होगा, पूरा हुआ ही नहीं होगा। अरे अब नहीं जी नहीं तो कहेगा, आप बीच में मत बोलो, मैं आपकी बातें बोला हूँ क्या? नहीं, ऐसे है जब विकास होगा तब कुछ अपने को खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 6 करोड़ रुपए का, अरे एक मिनट 6 करोड़ रुपए का ये सारे बैठे हैं, प्रबुद्ध नागरिक भी बैठे हैं। 6 करोड़ रुपए का यहाँ 40-50% के हिसाब से कमीशन कितना बनता है? सारा रोड़ा इस कमीशन का है। 6 करोड़ चाहिए किसको कमीशन? चाहिए किसको? अरे जो नगर पालिका में बैठे हैं उनको चाहिए, हमारी इतनी बात का जवाब दे दो। नगर पालिका में बैठे उनको चाहिए। नगर पालिका की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से 20 करोड़ की सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? बनी है, सड़कें विकास हुआ है। देखो बात तो बात ही कहनी पड़ेगी, समय के अनुसार सारा काम होता है, होगा। अब बीजेपी की राज आएगी तब भी होगा, कांग्रेस की राज है तभी होगा, पर अपने ये नहीं नकार सकते अपने कमीशन के लिए भी ये काम खराब कर रहा है। आपकी पार्टी के ही पूर्व पार्षद कह रहे हैं
पूर्व पार्षद नहीं है, नहीं पार्टी के स्थापना करने वाले ये सभी ये बेबुनियाद बातें हैं जी। मुझे ये दर्द होता है जब ये हमारे पार्टी का झंडा चकते हैं ऊपर, और जब चुनाव आते हैं, जब वो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं और दल बदल लेते हैं, तो फिर वो कहां गए? सुनो, बात ये है जी, जब बात ये आती है तो नगर पालिका चुनाव में क्या था, सबके सामने है, विधायक और पूर्व विधायक दोनों पैदल जाके वोट मांग रहे थे। तब बीजेपी कांग्रेस कहां थी इस शहर में, सबके सामने है जी। बकरी विशाल को नहीं कह सकते हैं। राजेंद्र जी से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो ये डिबेट चली है, ये अपने ग्रुप के अंदर इसको न बांटें। ये पार्टियां आपस में इस तरीके का झगड़ा करके लोगों को बंटादार करके अपने असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। असली मुद्दे पर असली मुद्दा हमारे यहाँ सिंचाई पानी का है। और मैंने आपको बताया कि भाजपा के राज में भी यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिला, पाकिस्तान बेच के जाता रहा। कांग्रेस के राज में भी यही हो रहा है। आज किसान को फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, मूंग की फसल बर्बाद हो गई, सरसों की फसल बर्बाद हो गई, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा। तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो आप लोग हैं अपने आप को सुधारें, वरना यहाँ तीसरे दल की सरकार राजस्थान में आने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि हमने गुलगुले में खाने और गुड़ से परहेज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 23 क्षेत्रीय दलों, राहुल गांधी वाली पार्टी की बात मत करो, सदुल शहर के मुद्दों पर आइए। एक मिनट देखो जी, मैं जानी साहब तो एक आम नागरिक होने के नाते ये जानना चाਹੁੰਦਾ है, बार-बार तीजी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਾर्टी ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, खुल के थोड़ा दसो जी। उसके लिए जो जनता के जो मुद्दे होंगे, जो समस्याएं नहीं कर रहे, मैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दल आया, और हरियाणा में आया, पंजाब में आया, यूपी में आया, बिहार में आया, बंगाल में आया, और दक्षिण भारत के राज्यों में आया, उड़ीसा में आया। जहां जहां क्षेत्रीय दल आए वहां विकास हुआ। और राजस्थान में निश्चित रूप से राजस्थान की जो जनता चाहेगी, क्यों इन दोनों पार्टियों से राजस्थान की जनता 90% जनता इनसे तंग आ चुकी है। और वो न किसान की समस्या हल कर रहे हैं, न गरीब की कर रहे हैं, न मजदूर की कर रहे हैं। मोर्चा बताइए। मोर्चा कोई ना कोई जरूर आएगा, निश्चित रूप से मोर्चा आएगा। आप पार्टी भी आ सकती है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी आ सकती है, बसपा भी आ सकती है। देखो जी, मैं एक मिनट ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 5-5 6-6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6-6 ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। लास्ट 10 मिनट बाद डिबेट को खत्म करेंगे। विजय जी हमारे साथ। मैं लोकल मुद्दों की बात करता हूं। अंतिम बात, रणजीत जी साहड़ ने बताया कि विधायक ने सादुल शहर के लिए कुछ नहीं किया। सादुल शहर को उप जिला चिकित्सालय 110 बेड की सौगात, सादुल शहर को जिले लेवल का DTO ऑफिस, सादुल शहर के लिए ADJ कोर्ट, नियमा अनुसार नहीं होते हुए भी ADJ कोर्ट, सादुल शहर क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से गद्दरखेड़ा में ITI कॉलेज, और सादुल शहर के लिए जो एंट्रेंस है सादुल शहर की, चाहे वो SDS से नहर से अपने सादुल शहर एंटर होते हैं, चाहे गद्दरखेड़ा से अपने अम्बेडकर चौक तक एंटर होते हैं, चाहे कैंची से संगरिया एंटर होते हैं, और चाहे पक्का सहारना इससे एंटर होते हैं। चारों तरफ सादुल शहर की एंट्रेंस इतनी जबरदस्त है, और हर तरफ डिवाइडर हम बना रहे हैं, लाइटिंग दे रहे हैं, और कोई भी आएगा सादुल शहर में तो मैं एक बार वो चकाचौंध जरूर होगा कि कहीं मैं गलत शहर में नहीं आ गया हो। और इतना कुछ शहर के लिए कि यार अभी हम ध्यानचंद स्वामी ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से एक स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, और विधायक साहब पुस्तकालय की जो बात थी वो मैं पूरा आश्वस्त हूं कि जल्द ये पुस्तकालय की घोषणा भी होगी। और इसके अलावा अभी जानी जी ने कहा कि कैंसर की बात, सादुल शहर में कैंसर के मरीज बहुत आ रहे हैं। ठीक है, पानी रोकने की बात तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सादुल शहर क्षेत्र के लिए 350 करोड़ रुपए की लागत से हम बॉम्बे कैंसर यूनिट की एक यहाँ यूनिट लेके आ रहे हैं, टाटा की, जिसमें 5000 OPD वहां होगी। अगर 5000 मूवमेंट लोग यहाँ सादुल शहर में करेंगे तो इस सादुल शहर की क्या दशा और क्या दिशा होगी, ये आप बखूबी जानते हो। और इतना कुछ करने के बाद भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे 3 साल का आंकलन बिना स्वार्थ, बिना अभिभूत हुए 3 साल का आंकलन, और हमारे आपके 40 साल का, 40 साल में जो कुछ हुआ और जो हमने 3 साल में किया, अपने अंतरात्मा से भगवान को साक्षी मानकर अगर मैं झूठा कह देना, अगर इन 3 साल में 50 साल के बराबर काम नहीं हुआ तो मैं इस मंच के माध्यम से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं गिना भी सकता हूं। आप फिर बुलाओगे तो फिर आएंगे। धन्यवाद।
हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि विजय जी ने जो बातें बताई अच्छे काम हुए हैं और काम करने ही चाहिए। जो व्यक्ति इलाके का जनप्रतिनिधि होता है उसे काम करने चाहिए। रही बात जो मेरे साथी कह रहे थे कि इन्होंने वो राहुल गांधी जी की यहाँ से हाथ जोड़ो यात्रा, तो इस प्रकार तो बीजेपी भी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, पर वो जन आक्रोश रैली नहीं है, वो इनकी आपसी रैली है। वसुंधरा जी को दरकिनार कर रखा है, संगठन के लोग और लोग काम कर रहे हैं, और जो रैली जन आक्रोश के नाम पर भीड़ जुटाने का काम करते हैं वो मात्र 1000-1500 लोगों की भीड़ होती है और उसे जन आक्रोश रैली का नाम दिया जाता है। ये पार्टियों के आपसी मुद्दे हैं, इनमें हमें नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस कुछ कर रही है, बीजेपी कुछ कर रही है, परंतु मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि सच्चाई के मुद्दे रखने चाहिए। और विधायक महोदय ने जो 4 साल में काम करवाया वो 40 साल में नहीं होने वाला था, और बहुत अच्छा काम करवाया है। और मैं तो कहूँ जो कोई भी विधायक बने, विधायक महोदय से शिक्षा लेकर अच्छे विकास के काम करवाएं, ताकि सादुल शहर की तरक्की हो और युवाओं का भला हो और किसान मजदूर का भला हो। धन्यवाद। जन जी आपके पास बाद में आएंगे। डिबेट के अंत में मैं यही कहूँगा कि इस समय किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। पाला जमने से पूरी फसल चौपट है, सरसों की फसल पूरी तरह चौपट है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी खड़े हैं यहाँ, उनसे मेरा ये निवेदन है भी पूरा जो आपने विशेष गिरदावरी का आदेश किया है सरकार ने, उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग करते हुए धरातल के ऊपर और उसका सही आंकलन कीजिए। जितना जो नुकसान हुआ है उसकी सही से रिपोर्ट बनाकर और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे। और इसके साथ साथ एक गैर राजनीतिक चीज़ है ये, राज्य सरकार की मुझे एक बहुत ही अच्छी योजना लगी, स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मैं तो आग्रह करता हूं भी सभी परिवार इस योजना से जुड़े और पूरा लाभ ले। बस धन्यवाद। क्या कहना चाहिए मुकेश जी अंतिम रूप से? निश्चित रूप से ये डिबेट बड़ी सार्थक रही और मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र के जो जितने जनप्रतिनिधि हैं और वो इस जिले के जनप्रतिनिधि, और ये मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया आज एक ऐसी ताकत है कि उसका पूरा विजिट जो है वो सीएम स्तर पर भी इसका होगा। तो ये अब भी अंतिम रूप से मेरा तो यही कहना है कि जो यहाँ के क्षेत्रवासी है उनको स्वच्छ जल मिले। चाहे ये गंगा नहर का जो गंदे पानी का मुद्दा है वो लंबे टाइम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही है। हमने प्रत्येक सरकार से ये डिमांड करी है कि आप जो ये औद्योगिक जो पानी है, जो गंदा पानी है, वो इस नहर के गंगा नहर के माध्यम से हमारे यहाँ आता है और उसकी वजह से इस एरिया के अंदर जो कैंसर और अन्य बीमारियां, चाहे चर्म रोग हो चाहे अन्य रोग, ये रोगों की वजह से इस एरिया के अंदर बहुत बड़ी जो है ये एक महामारी इस क्षेत्र के अंदर पैदा हो रही है। उसको प्रत्येक निवासियों को उसको स्वच्छ जल मिले, उसके बाद जो पढ़ने वाले युवा हैं उसको अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान बने। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं, आपने ये देखा होगा कि इसके लिए एक ऐसा एक नियोजन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपटीशन वाला जो सिस्टम है उससे एजुकेशन का बंटाधार जरूर हुआ है। आपने देखा होगा कि जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग हैं या इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कंपटीशन एक ऐसा हो गया कि वो कोचिंग हजारों रुपए, उसका पैसा जो है हजारों रुपए लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी इस क्षेत्र के लिए बात है कि क्षेत्र के व्यक्ति जो है वो क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ पर एक अच्छा एक ऐसा वातावरण पैदा करे ताकि कॉलेजेस में ही कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई हो, ताकि अभिभावकों को वहाँ कॉलेजों और स्कूलों में डमी एडमिशन लेकर उसके बाद में उनको कंपटीशन के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर उसको ज्यादा पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा शिक्षा का लाभ मिले। इसके साथ साथ आपकी जितनी भी प्रधानमंत्री आवास की योजना हो या केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उनका प्रचुर मात्रा से हमारे लाभ आमजन को मिलना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे क्षेत्र के जो गांवों की स्थितियां हैं वो बहुत दयनीय है। तो आज बहुत से लोग, अगर आप सर्वे करवाए होंगे, 2011 का जो सर्वे था, 2017 का जो सर्वे था, उसके अंदर भी ऐसा पता चला है कि बहुत से लोग जो है आवास से वंचित थे। उन आवासों को, वंचित आवासों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक उनके लिए बहुत बड़ा सपना जो था उनका साकार हुआ है। ये उन व्यक्तियों को अच्छा मतलब आवास मिले। इसके अलावा जो जितनी योजनाएं हैं उसका प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग होकर प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। यही मेरा अंतिम रूप से। धन्यवाद। बद्री विशाल जी, पूनिया जी, अंतिम रूप से क्या कहना है? वैसे तो गोदारा साहब ने बताया है जी, और मेरा आग्रह है, 50 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और ये नौजवान चाहे वो किसी पार्टी से हैं, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी के हैं या कोई अन्य से हैं,
उनको कुछ बातों के ऊपर राजनीति से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही तो हमारे देश को संकट में ले जाती है। मैं सभी यहाँ आए हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी पार्टी का उनका धन्यवाद दूंगा। विकास अपने आप समय के अनुसार होते चलेंगे। और मैं जानी साहब से, एक नौजवान नेता है, इनसे एक आग्रह जरूर करूंगा भी अब की दफा ये चुनाव लड़ लें, अब की दफा ये चुनाव लड़ लें विधानसभा का, और ये पता लग जाएगा भाई सारा राजस्थान का, लालगढ़ का, सादुल शहर का तो कायाकल्प हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपको। आप चुनाव लड़े और थोथी घोषणाएं न करें, थोथी बयानबाजी भी न करें, इनसे मुझे सख्त नफरत है। सारा काम सही होना चाहिए। अगर किसी बीजेपी वाले ने काम अच्छा किया तो उसको अच्छा कहो, अगर कांग्रेस वाले ने किया अच्छा तो उसको अच्छा कहो। हेतराम बेनीवाल अच्छे काम करता था तो उसको अच्छा कहो। जो भी पार्टी का अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहने की आदत जब हम में आ जाएगी तो ये सारे के सारे अपने आप लफड़े खत्म हो जाएंगे। जी धन्यवाद बद्री विशाल जी। हाँ जी बिल्कुल पून्या जी, सबसे पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि इस डिबेट को जारी रखा जाए आगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल रखेंगे, तो सादुल हर महीने रखा जाएगा। बिल्कुल जी, आपका धन्यवाद। जवलत मुद्दे जारी रहेंगे। उसके बाद भाई साहब ने कैंसर यूनिट की स्थापना के लिए वो बताया, उसके लिए भी उनका साधुवाद। अगर आता है तो वो सादुल शहर की निश्चित ही प्रगति होगी। पर सबसे पहले हमें इसके कारणों को जान के दूषित पानी की जो विकट समस्या है, जो हर घर में कैंसर उत्पन्न कर रही है, उसको भी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर उपाय करना होगा। और दूसरा मेरा सभी से निवेदन रहेगा, सभी को मिलकर एक नशा मुक्त सादुल शहर बनाने के एक अभियान चलाना चाहिए, जिसमें हमें हर युवा को जागृत कर और नशे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर सादुल शहर को समृद्ध बनाएं। और किसानों के लिए मुआवजे की, जो पाले से सरसों की फसलों का नुकसान हुआ है, उनकी जल्द से जल्द सर्वे करवा कर और बिना परेशान करे उन्हें मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी रणजीत जी, अंतिम रूप से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथी परमिंदर जी ने कहा कि वसुंधरा जी को किनारे लगा दिया है बीजेपी वालों ने, तो मैं इस बात की उनकी निंदा करता हूँ। वो हमारी पार्टी की सम्मानित कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किनारे लगाना ये कांग्रेस की हमेशा फितरत रही है। अगर कोई सीएम की रेस के अंदर आगे आ रहा है तो गहलोत उसको किनारे लगा देता है, और अगर प्रधानमंत्री की रेस में आता है तो सोनिया गांधी किनारे लगा देती है। ये जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो किनारे लगाना कांग्रेस की फितरत है। मैं तो सादुल शहर के लिए बताना चाहूँगा कि सादुल शहर के अंदर तमाम साथियों ने नशे के बारे में कहा। विधायक जी यहाँ से 2018 में जीत कर गए तो अपने पहले भाषण के अंदर बोला था विधानसभा में कि सादुल शहर नशे की मंडी है। तब एक अधिकारी सीआई साहब यहाँ आए थे, मैं नाम भूल गया, उन्होंने बड़ी सख्ताई कर दी यहाँ पे, तो उसका 2 महीने 4 महीने के अंदर विधायक जी ने बिस्तरा गोल कर दिया। वो क्यों हुआ? उस अधिकारी को या तो आप नशा मुक्त शहर को चाहते थे तो उसको रहने देते, उसका ट्रांसफर क्यों हुआ? उसके बाद में एक लखोटिया जी आए सीआई साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसको भी किनारे लगाया। लालगढ़ की घटना बताई आपको, उनको अपनी डिजायर पर चुनावड़ भेजा गया। अगर लालगढ़ वो आदमी सही नहीं है तो चुनावड़ में सही कैसे होगा? तो ऐसे जो इनके कमाऊ पूत थे उन लोगों को अपनी डिजायर देना, ये घटिया हरकतें करना, ये सही नहीं है। जनता देख रही है, एक सही आदमी जो काम करने का इच्छुक हो उसको बदल दिया जाता है। तो मैं सादुल शहर के हित में थोड़ा कहना चाहूँगा। स्टेडियम की घोषणा हुई, विधायक जी ने कहा मैं बास्केटबॉल, वहाँ खेल रहे थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको 2 महीने में 4 महीने में बनवा दूंगा स्टेडियम के अंदर। आज 4 साल हो गए सादुल शहर के अंदर खेल के प्रति उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। कम से कम 20 बीघा जमीन पड़ी है, आज वो कितना भी रुपया ला करके राज्य सरकार से दे सकते हैं। कितने युवा साथी हमारे आज सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं। अगर ये 4 साल पहले स्टेडियम तैयार होता तो हजारों हमारे शहर के नागरिक नौकरी लगे हुए थे। तो विकास कार्य शहर के अंदर किया है तो अपने फायदे के लिए कुछ किया होगा, जिसके अंदर उनको कुछ मिल रहा होगा, और जनता के भले के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो हॉस्पिटल का हम मानते हैं किया, तो वहाँ उसके अंदर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। आप सुबह जाना हॉस्पिटल के अंदर, कैमरा ऑन करके जाना, आपको सीट पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो अपने घर पे मिलेंगे, पर्ची से इलाज कराएंगे, इस टाइम आना, इतने पैसे लगेंगे। तो ऐसे मुद्दे हैं। आपका स्वागत है, आपने हमें बुलाया, आगे भी ये डिबेट जारी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथी जो देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुभाष जी भाकर हमारे साथ मौजूद है। अंतिम रूप से भाकर साहब क्या कहना चाहिए? पून्या जी, अंतिम रूप से मैं यही बात कहूंगा कि सादुल शहर क्षेत्रीय नहीं, अब तो अपने सारे राजस्थान और सारे हिंदुस्तान में वही पार्टी राज करेगी जो किसान का भला चाहेगी। किसानी खेती के ऊपर अपना देश टिका हुआ है। किसान के खेत में अगर दाने होंगे तो वो मंडी मिलेगा, वहाँ मजदूर को भी काम मिलेगा, वहाँ छोटे व्यापारी को भी काम मिलेगा। किसान इस देश का बचना चाहिए, और किसान बचेगा तभी देश आगे बढ़ेगा।
कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सदैव से किसान का भला चाहती आई है। बीजेपी के मेरे साथी किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेते हैं, इनको किसान सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए चाहिए। ये किसान विरोधी पार्टी है। देश की तरक्की के लिए, किसान हित के लिए कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि देश के किसान का भला हो सके। धन्यवाद। पुनिया जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, बड़े भाई साहब ने अच्छा बताया कि जो स्टेडियम की मांग है वो इसी बजट में पूरी होगी, तो उसके लिए उनको साधुवाद। और इसके साथ ही जो बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट बड़ा स्कूल, उसमें लाइब्रेरी पहले चल रही थी तो वो किसी कारणवश से बंद है, ठीक है, तो वो थोड़ा स्कूल से बाहर है, वहाँ पे कोई आने जाने का बच्चों का कोई दिक्कत भी नहीं, तो वो पुस्तकालय उसको शुरू किया जाए, वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगवा कर, और उसको एक कोई ड्यूटी नहीं लगाता सरकारी मतलब अधिकारी, तो उसको मतलब समाज के थ्रू किसी को मनोनीत करके उसको शुरू किया जाए। धन्यवाद। चलिए, अंतिम रूप से हमारे साथ जो तीसरे मोर्चे के साथी हैं राजेंद्र जिजानी, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र? मैं पुनिया जी एक बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भी तीसरा मोर्चा कोई मैं नहीं कह रहा, पूरी राजस्थान की जनता की आवाज है। और राजस्थान, आप शामिल हो गए? नहीं, मैं अभी शामिल नहीं हुआ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसान की जो समस्या है ना भाजपा ने हल की है ना कांग्रेस ने हल की है, तब मैं कह रहा हूँ भी तीसरा मोर्चा जब आएगा तभी समस्याएं हल होगी। तो अभी मैं एक तो हमारे बुजुर्ग हैं विशाल जी, इन्होंने जो कहा कि चुनाव लड़ लें, तो मैं इनको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, याद भी करा देना चाहता हूँ कि आपको मैं अच्छी तरह से इनको बता देना चाहता हूं कि अब की बार अगर भाजपा ने या परिवारवाद को टिकट दी ना, तो आपको हम बता देंगे भी घर वापस कैसे बेरिंग लौटाया जाता है। पहली बात है उनको देंगे नहीं, मोदी भी नहीं देगा उनको टिकट, क्यों परिवारवाद पे उसने गुजरात में अटैक किया और अभी वो कर्नाटक में कर रहे हैं, और राजस्थान में तो नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है सादुल शहर, तो इनको तो ना परिवारवाद पे मोदी पहली बात है काटा लगाएगा, मोदी काटा लगाएगा, अगर नहीं लगाया ना तो यहाँ का किसान और गरीब और मजदूर पक्का लगा देगा। ये आज की बात मेरी याद करके रख लें, नोट करके रख लें, यहाँ कोई नए आदमी आएगा। तो आगे अब मैं दूसरा और कहना चाहूंगा कि एक मानसिकता बन चुकी है कि भी देखो क्या नाम जो स्थापित परिपाटियां हैं, स्थापित जो पार्टियां हैं, उनके अलावा कोई तीसरा नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई? इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। आज यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, पहले भाजपा के समय शुरू हुआ, मैंने कहा तो ये इस बात को नहीं नकार सकते कि भाजपा के समय ये शुरू नहीं हुआ, और आज कांग्रेस के अंदर फलीभूत हो रहा है। पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही है, आज यहाँ पे चरम पे चल रहा है। वो पानी की हमारी समस्या हल नहीं हुई, न भाजपा ने हल की, न अब इन्होंने की। बाखड़ा की समस्या आज की नहीं है, 1970 की है। 1970 में आंदोलन हुआ, संग्रिया में 12 किसान शहीद हुए, और अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि उसमें 30 किसान गोलियों के शिकार हुए थे। जिस तरीके से आज कह रहे हैं ना कि अभी बॉर्डर पे 700 किसान शहीद हुए, परंतु उनका आंकड़ा नहीं है, उसी तरीके से 30 किसान कांग्रेस के राज में शहीद हुए थे, पानी के मुद्दे पे हुए थे। आज ये पानी के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते, भाखड़ा की समस्या का हल नहीं कर रही है, न इन्होंने गंदे पानी को रोका। भाजपा समर्थित सरकार पंजाब में रही है, इन्होंने पानी नहीं रोका। कांग्रेस की सरकार वहां पे रही है, यहाँ पर लोग कैंसर से मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। और जिनके घर में कैंसर से आदमी मर रहा है ना, उनको पूछो कि क्या दर्द होता है, उनसे आप पूछें भी क्या दर्द हो रहा है। भाई ने बताया गाजर मंडी की मांग, तो गाजर मंडी की मांग तो भाजपा के समय भी शुरू हो रही है, अब जोर शोर से चालू हो रही है, परंतु ये पार्टियां किसान की कोई समस्या हल नहीं कर रही, और न इन्होंने कोई मुआवजे की बात की है। अब ऋण माफी तो मोदी ने भी कहा था कि मैं सत्ता में आते ही पहला मेरा काम होगा, मैं ऋण माफी करूंगा, उसने भी नहीं किया। राहुल ने भी किसानों को झांसा दिया 1 से 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, तो इनको वोट क्यों देगी जनता? क्यों किसान वोट देगा? आज आजादी के 75 वर्ष के बाद में भी किसान प्रताड़ित है, इन दोनों पार्टियों से प्रताड़ित है। इन्होंने दोनों पार्टियों के लिए किसान के लिए कुछ नहीं किया, तो ये सिर्फ थोथा वादा कर रहे हैं। और जब राजस्थान की जनता तीसरे मोर्चे की बात करती है, मेरे जैसे युवा जब तीसरे मोर्चे की बात करता है, तब ये उसको रोकने का प्रयास करते हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं। देखो ये स्थापित पार्टियां हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं कि भी आप चुनाव लड़के देखो, तो कोई बात नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरा भाई और लड़ेगा, परंतु आपको हम अब की बार परिवारवाद के अंदर टिकट दी ना, तो हम आपको जमीन जरूर सुंगाएंगे। ये आप दिमाग में याद रखना बात। तो आपको मैं एक और आगे बताना चाहूंगा कि भी इन्होंने अभी सरसों के मुआवजे की बात चली, ये कह रहे हैं हमने घोषणा कर दी। घोषणा तो इन्होंने मूंग के समय में भी की थी, विधानसभा के अंदर बड़ा भाषण दिया था, परंतु मूंग का भी नहीं आया, और सरसों के मामले में ये करा। और ये एक बात मैं और बता रहा हूं, सत्ता पक्ष भी किसानों के खिलाफ है और विपक्ष भी बना बैठा है। विपक्ष के किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक जो हारे हुए हैं
उन्होंने अभी तक तो कलेक्टर के आगे धरना नहीं लगाया, एक रस्म अदायगी कर दी एसडीएम ऑफिस के आगे। गुरवीर जी और डॉक्टर गुरवीर जी बराड़ और डॉक्टर बिजमोहन जी सांड दोनों आज ज्ञापन देके गए हैं। गुरवीर जी ने पहले आज देख कर गए। अब किसान जब सोशल मीडिया पर आ गया, जब उसने कहा कि भाई ये तो सरसों खराबा हो चुका है, कोई नहीं बोल रहा, तब ये कुछ बोलने लगे कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष। आपने ज्ञापन दे दिया? बिल्कुल हमने दिया है, बिल्कुल हमने कलेक्टर को दिया है। हमें कलेक्टर को शुक्रवार के दिन भी हम जाके उनके घर जाके हम देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी दीपक छाबड़ा जी। देखो जी एक मिनट मैं बोल। देखो जी ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। जी धन्यवाद छाबड़ा जी आपका। ऐसे है, परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, जानी साहब ने भी उठाया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता की कदर करती है, न कि परिवारवाद की। क्योंकि इस पार्टी से स्थापित सदस्यों में कोई भी मंत्री बीजेपी का था या एमएलए या एमपी था, ये बात नहीं होती थी कि मेरी बात नहीं सुनती थी और हम जनहित के मुद्दे उठाते थे। तो ये तो फालतू की बातें हैं, परिवारवाद परिवारवाद परिवार। अरे यहाँ तो मोदी जैसे आदमी हैं जिनके परिवार है ही नहीं, है ही नहीं। तो अभी उसकी माताजी का निधन हुआ, उन्होंने टाइम से पहले उनका संस्कार करवा दिया, कहीं जाम न लग जाए, कहीं और न लग जाए। बीजेपी का तो गणित यही है, जो कार्यकर्ता काम करता है, भ्रष्टाचार में नहीं है, उसको आगे लाते हैं। अरे चलिए किसके बारे में पूछना चाहते हो? परिवारवाद किसके बारे में पूछना चाहते हो? अपने क्षेत्र में कहाँ है परिवारवाद? कहाँ है परिवारवाद? लगातार भाजपा की पार्टी को टिकट दे रही है। किसको दे रही है? चुनाव हो गए, अरे किसको दे रही है? जब गुरजन सिंह जी 80 साल के हो गए, गुरजन सिंह जी की उम्र अवार्ड हो गई, तब गुरजन सिंह जी का टिकट कटा। पहले कोई था ही नहीं, बीजेपी का पहले विधायक वो था, अब ये रहे हमारे। देखिए ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संविधान है और उस संविधान के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके संविधान के अकॉर्डिंग उसने काम करना है। हमारा तो सब लोगों का एक मत रहना चाहिए कि ये कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर किसानों की बात होनी चाहिए। किसानों के प्रति जो व्यक्ति अच्छी बोलेगा, अच्छी बात करेगा, उसके साथ हम सब लोग साथ रहेंगे। देखिए मेरे साथी प्रदीप जी जोड़ ने एक प्रश्न उठाया था, यहाँ पर एक मुद्दा उठाया था नंदीशाला को लेकर। तो डिबेट के अंत में मैं ये कहूँगा, ये सत्ता पक्ष भी बैठा है, नगर पालिका भी बैठी है, विधायक महोदय भी बैठे हैं, तो सभी एक मंच पर एक जाजम पर आकर इस नंदीशाला के मुद्दे का कहीं न कहीं हल निकाले। अब हमें नहीं पता है 6 करोड़ कहाँ से आना है, ये हमें नहीं पता भी जमीन कौन देनी है, ये बड़ा एक इश्यू बना हुआ है। तो इसको आप यहाँ क्लोज करवाएं। चलिए धन्यवाद। ये तमाम पार्टियों के हमारे साथ वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तमाम साथी, और पेज को सभी अपडेट पाने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद। आओ दादाजी आओ।